चलो स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट विद मॉडर्न हिस्ट्री। सिर्फ आपने क्लास सुनने पे ध्यान देना है, कुछ लिखना नहीं है। कुछ अपनी जो आपको हैंडआउट्स किसी के पास है किसी के पास नहीं है, ना मांगने की ज़रूरत है, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है। स्पेशल अनाउंसमेंट टू ऑनलाइन वाले, आपको सब कुछ मिल जाएगा, डू नॉट वरी फॉर दैट, वो हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, वेट फॉर सम टाइम। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन रिसेंटली फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years कहीं ना कहीं पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। देयरफॉर इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। सेकंड थिंग, अब बोल हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीवन। आप विश करो अपने, अरे पूरा तो सुनो। वैलेंटाइन डे डज नॉट ओनली मीन कि आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ही है, इट मीन्स यू कैन ऑल्सो विश टू योर मॉम, टू योर डैड, टू योर ब्रदर्स, टू योर सिस्टर्स ऑल्सो। ठीक है, इट्स इक्वल, इट्स जस्ट अ डे जिसको बताया गया है कि आप किसी को कह सकते हो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अपने ध्यान रखना है क्लास में कि किस तरीके से चल रहा है। देयर आर सर्टेन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस विच आर कमिंग, तो उस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये तभी हो पाएगा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। सेकंड थिंग, एक और ट्रेंड खास करके हिस्ट्री में देखने को मिला है। एक जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम 1857 टिल 1947, 90 ईयर्स का जो हम ड्यूरेशन कवर करने वाले हैं, तो एक फैक्ट कहीं से उठा लेगा, दूसरा फैक्ट कहीं से उठा लेगा। इट डज नॉट मीन कि एक पैरा दिया हुआ उसी पैरा से आ जाएगा। ये दो सब्जेक्ट्स में काफ़ी कॉमन होने लगा है, एक है हिस्ट्री और दूसरा है ज्योग्राफी। मीन्स पिकिंग अप वन टॉपिक, वन स्टेटमेंट फ्रॉम वन टॉपिक, उसके 20, 30, 40 पेज के बाद जैसे हमारा होगा तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और टॉपिक उठा लेंगे तो उसका एक स्टेटमेंट डाल देंगे। दिस इज अनदर ट्रेंड जो दो सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपको फॉर एग्जांपल वो देखने को मिलता है। चलो कमिंग बैक, बोर्ड की तरफ मत देखा कर, वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं बच्चे। अमन तुम्हें बोल रहा हूँ। हाँ जी ठीक, थैंक यू। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स के मिलते रहते हैं। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड कॉन्टिन्यूसली मूव फॉरवर्ड विद दैट। समझने पे फिर मेरा फोकस रहेगा कि जिस तरीके से आप समझने की कोशिश करोगे उसी तरीके से ही आपको वो सब क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। सेकेंड थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी देयर फर्स्ट सेकंड थर्ड सब्जेक्ट जैसे भी कर रहे हैं, उनके अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाता है। देयर इज ऑलवेज वन थिंग आई पर्सनली बिलीव कि आपके ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत मैटर करता है। इट मैटर्स अ लॉट। अगर मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप पॉजिटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में हो आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी, अगर आप नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में हो आपको एक नेगेटिविटी मिलेगी। डिसाइड आपको करना है कि आपका इन्फ्लुएंस कैसे है। बहुत बार आपकी जितनी भी उम्र है, 22, 25, 26, 27 जो भी आपकी उम्र है, इस साल तक कुछ लोगों का आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा, कुछ लोगों का आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा होगा। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं आपको एक ही बार मिले होंगे और उनका आपके ऊपर अभी तक इम्पैक्ट है, ऐसा भी बहुत लोगों का हुआ होगा। लेकिन ये जो फितरत है ना, ये एक पॉजिटिविटी है, ये बहुत कम लोगों में होती है। एक ही बार में मिले और पूरी उम्र तक आपको इस इंसान के बारे में याद रहेगा। इसके लिए स्पेशल भगवान की कृपा ही चाहिए होती है, वैसे नहीं पॉसिबिलिटी हो पाती। एक इसको बोलते हैं ऑरा। इफ़ एनी पर्सन हैज़ अ गुड ऑरा तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद रहेंगे। अगर किसी का एक नेगेटिव ऑरा है तो आप उस चीज़ को हमेशा भूलना चाहोगे। विल गिव अ स्मॉल एग्जाम्पल और उस एग्जाम्पल से हम इसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। जस्ट टू रिमेन पॉजिटिविटी एंड जस्ट हाउ टू स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स। जस्ट छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, याद आ गया तो देने की स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुरु नानक देव जी ही ट्रेवल्ड अप्रॉक्सीमेटली, अगर एशिया की बात करते हैं, ही ट्रेवल्ड अप्रॉक्सीमेटली 25,000 किलोमीटर्स इन एशिया इटसेल्फ। बाद में इटली तक वो गए थे और कंट्रीज भी गए थे, आप खुद सोच सकते हो। जस्ट एन एग्जाम्पल, ही ट्रेवल्ड व्हेन ही ट्रेवल्ड टू रीजन ऑफ बंगाल और असम। गुरु नानक देव जी गए एंड उन्होंने एक ही बार मिले होंगे, एक कॉमन सी बात है, एक फिर अगले आगे चले होंगे, और हो सकता है कहीं पे 1 घंटा 1 दिन रुके हों, फिर आगे कॉन्टिन्यूसली ही मस्ट बी ऑन द मूव।
व्हेन ही मेट पर्सन्स, और 200 साल के बाद गुरु नानक, अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स आफ्टर गुरु नानक, जब 9th गुरु ऑफ द सिक्स गुरु तेग बहादुर जी जब उसी रीजन में दोबारा गए, बंगाल और असम वाले रीजन में, तो वहाँ से लोगों ने बोला कि इतने टाइम के बाद गुरुजी आप क्यों आए हो? एक ऐसे इंसान जो 200 साल पहले मिले थे, दूसरे 200 साल के बाद उनके जो नेक्स्ट गुरुज हैं, फॉर एग्जाम्पल गुरु तेग बहादुर 9th गुरु ऑफ सिक्स, वो गए, तो लोगों का क्या बिहेव था? एक सॉर्ट ऑफ गुस्सा दिखाया था, प्यार से गुस्सा था कि 200 साल के बाद आप इतने समय कहाँ पे रह गए थे। दिस वॉज द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो रहा लोगों के ऊपर। उनको अब तो 200 साल के बाद तो वो जनरेशन होगी जिन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पता लगा कि गुरु नानक देव जी के आगे जो गुरु चल रहे हैं उनसी लीनिएज में ये गुरु आए हैं, द पीपल दे केम टू पे द होमेज ऑल्सो। ये एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, पॉजिटिविटी स्प्रेड है। मैं ये नहीं कहता कि हम किसी उस लेवल तक कभी आसपास भी उसके पहुंच सकते हैं, आसपास भी बहुत ज़्यादा दूर तक भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक जैसे इंसानों की तरह के पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश तो कर सकते हैं। कुछ लोग जो इस समय 2023 का प्रीलिम्स का पेपर देंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव एंड टू स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। मैं जब भी क्लास लेता हूँ ये बात, मैं अगर मैं 20 क्लास ले रहा हूँ 10 बार बोलूँगा ही बोलूँगा, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। क्यों? बिकॉज यूपीएससी में 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख बच्चे पेपर देते हैं, जिसमें से 4,90,000 के आसपास बच्चे फेल हो जाते हैं और 10,000 बच्चे पास होते हैं। यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाई पीपल हु हैव फेल्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स। फेल नहीं, आप सीख लोगे, कुछ लोग सीख लेते हैं, कुछ लोग फॉर एग्जांपल उस फेलियर से भी नहीं सीखते हैं। देयरफॉर व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड बी ट्राइंग टू स्टे इन टच विद दोस पीपल जो डेडिकेटेड हैं, जो कमिटेड हैं। उसी डेडिकेशन कमिटमेंट वाले लोगों से अपने आप को सराउंड करोगे, डेफिनेटली रिजल्ट विल बी पॉजिटिव ओनली, और आपके चेहरे पे वो एक ऑरा, चेहरे पे एक पॉजिटिविटी, वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है जी, चलो इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी यहाँ से बन सकते हैं और मेंस के क्वेश्चन भी फॉर एग्जांपल यहाँ से बन सकते हैं। ध्यान से सुनना है, कुछ लिखने की एक अक्षर भी ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। ठीक है, और नोट्स में देखने की भी ज़रूरत नहीं है, किताब है तो बंद कर लो उसको, क्योंकि मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप सोचोगे पता नहीं ऐसा क्या लिखा है जो सर भूल गए। मेरी किताब है, कुछ नहीं भूलूंगा, जो आता है सब कुछ बता के जाऊँगा। चलो, कमिंग बैक, व्हेन यू टॉक अबाउट द थिंग ऑफ अ रिवोल्ट, रिवोल्ट शब्द का मतलब है लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंजेस। शब्द का मतलब क्या कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर जब चेंजेस हो जाए, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 फॉर एग्जांपल इट वाज देयर विद द कंपनी, कंपनी से क्राउन में चला गया। या कह सकते हैं जब रिवोल्ट से एक शब्द बना रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन तो बहुत तरीके का होता है, जैसे चाइनीज रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मिल्क रेवोल्यूशन, एग रेवोल्यूशन, रेनबो रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन शब्द का मतलब बहुत कुछ है, लेकिन एक बात समझ लो, मींस लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंजेस। और अगर इसको पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में देखेंगे, फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857 इज सीन इन द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, इट विल ऑलवेज बी अकम्पेनिड विद वायलेंस। जहाँ जहाँ पे पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चाहे लिबिया में भी आपने रिसेंटली देखा होगा, जहाँ फॉर एग्जांपल गद्दाफी को भी हटाया गया, लोग मरे। अमेरिकन रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, रिवोल्ट, देयर विल ऑलवेज बी इट विल ऑलवेज बी अकम्पेनिड विद वायलेंस एंड ब्लडशेड। वहाँ पे कत्ल, वहाँ पे खून बहेगा ही बहेगा, क्योंकि एक लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंज लाने की कोशिश करी जा रही है, फर्स्टली। सेकेंडली, लेकिन जब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हम पहले किस तरीके से उसका प्रोडक्शन कर रहे थे, आज कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, टोटली फंडामेंटल चेंज आ गया था। जब मिल्क रेवोल्यूशन, एक बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो गया। जब फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन, द हाइब्रिड सीड्स दैट वर देयर, कहने का मतलब लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंजेस दैट वुड बेसिकली बी टेकिंग प्लेस, जिसके चलते हुए ये पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स, रिवोल्ट ऑफ 1857, या कुछ भी कोई भी रेवोल्यूशन ला लो अराउंड द वर्ल्ड दैट हैज टेकन प्लेस, ऐसा तो नहीं कि एक दिन में ही सर्कमस्टांसेस रेडी हो गए होंगे भी चलो सब लोग यार माहौल सा बन गया है शाम को, अब रिवोल्ट करते हैं, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। देयर मस्ट हैव बीन सम सर्कमस्टांसेस दैट मस्ट हैव बीन ऑलरेडी बीइंग प्रिपेयर्ड। और इन दैट केस फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिकन रेवोल्यूशन भी हुआ है, चाइनीज रेवोल्यूशन भी हुआ है, रशियन रेवोल्यूशन भी हुआ है, या कोई भी रेवोल्यूशन हुआ है, क्या एक ही दिन में सर्कमस्टांसेस रहे? नहीं,
इट मस्ट हैव बीन कमिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम कि हाँ यार ये भी बुरा हो रहा है, ये भी बुरा हो रहा है, ये भी बुरा हो रहा है। एंड जब रेवोल्यूशन की बात करते हैं, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट की बात करते हैं, 1857 की रिवोल्ट की बात करते हैं, देयर विल बी वेरियस कॉजेज फॉर इट। फॉर एग्जांपल द सोशल कॉज, 1 to 1 we will be covering the economic cause, the political cause, the religious cause, military cause, administrative cause, etc etc। मल्टीपल कॉज है। क्या सोसाइटी एकदम दुखी होने लगी 1857 में? नहीं। क्या इकोनॉमी एकदम ही फॉर एग्जांपल सब कुछ इफेक्ट हो गया? क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एकदम ही इफेक्ट हो गया? क्या धर्म आपका एकदम ही इफेक्ट हो गया? नहीं। इट वॉज एन एक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस थिंग्स दैट वाज टेकिंग प्लेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। और एक समय 1857 में ऐसा आ गया था व्हेन द पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अगर अब रिवोल्ट नहीं किया तो फिर जीने का भी कोई फायदा नहीं है। सेम वाज द केस इन ऑल द रेवोल्यूशंस दैट टुक प्लेस अराउंड द वर्ल्ड। अगर circumstances will always be present and majority of the times when the people would be preparing for the revolt, लेकिन एक ऐसा समय आ जाएगा अगर आज अब रिवोल्ट नहीं किया कुछ समय में तो आने वाले बहुत समय के लंबे समय के लिए हम साइडलाइन हो जाएंगे, फिर रिवोल्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसा इमीडिएट कॉज, इमीडिएट फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट आपको धर्म में देखने को मिल जाए कि अगर धर्म बचाना है जी हमें, तो इससे बड़ा लोगों को इकट्ठा करने का तरीका नहीं हो सकता। Therefore, there will always be an immediate cause that will always be associated with coming up of any of the revolt or revolution that is taking place around the world. अगर अब नहीं किया तो फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी नो यूज, हमें जीने का ही क्या फायदा। लोगों को अगर धर्म में ये चीज मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल इस्लाम में मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल हिंदुज्म में मिल जाए, जो उस दोनों की बात आएगी जब हम विद द पैसेज ऑफ टाइम ये टॉपिक करेंगे, तो वहां पे क्या, तो लोगों को इकट्ठा करने को बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। Therefore it comparatively becomes possible कि अगर धर्म में इमीडिएट इम्पैक्ट मिल जाए तो अब धर्म को बचाना है। अगर धर्म को ही नहीं बचा सके तो फिर हमें जीने का भी क्या पता। लेकिन सोचने की बात है, क्या इंसान धर्म को बचाएगा, क्या भगवान बचाएगा? ठीक है, तो हमारा सोचना ऐसे हो जाता है कि अगर हम नहीं बचे तो फॉर एग्जाम्पल उसका क्या फायदा। एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन हुआ है आर्नोल्ड तोयनबी, बहुत बड़ा हिस्टोरियन है। आज के कंटेक्स्ट में इज वन ऑफ द टॉलेस्ट हिस्टोरियंस दैट हैज बीन देयर। उसने बहुत अच्छा शब्द लिखे हैं। कहता अगर आपने किसी इंसान को, किसी कम्युनिटी को या किसी कंट्री को, आप इन शब्दों को आप ऐसे में यूज कर सकते हैं, एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी किसी को परखना है ना कि वो कैसे हैं, आप उनकी देखो कि वो मुसीबत में कैसे बिहेव करते हैं। अगर आप मुसीबत में सही तरीके से बिहेव करोगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल आप ओरिजिनलिटी आपकी निकल के आएगी। इसको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं ताकि आपके लंबे समय के लिए आपके एक माइंड में रहेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद जो फॉर एग्जाम्पल नंदेड़ से उनको भेजा, बंदा सिंह बहादुर का शायद आपने नाम सुना होगा। एंड बंदा सिंह बहादुर को जब भेजा गया, पकड़ लिया, फर्रुखशियर ने पकड़ा। उसके बाद मुनीम खान था, वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फर्रुखशियर। मुनीम खान बोलता यार तू, बंदा बहादुर को बहुत जबरदस्त टॉल मस्त बंदा था वो, ठीक है, बेड़ियों में पकड़ा हुआ, गल पकड़ा हुआ, ही वाज टोटली अनएबल टू मूव। तो वैसे तो तुम कहते थे तुम्हारा पीर पैगंबर रहबर बहुत शक्तियों का मालिक है, अब कहां पे है जब तुम्हारा पे इतने जुर्म कर रहे हैं। मुनीम खान ने बंदा सिंह बहादुर को बोला, और द आंसर दैट वाज गिवन बाय बंदा सिंह बहादुर इज एन एक्सेप्शनल आंसर। कहता मेरा पीर, मेरा पैगंबर बहुत ही शक्तियों का मालिक है और मेरे ऊपर बहुत मेहरबान भी है। कहता कैसे मेहरबान है? मुनीम खान बोलता, कहता मैंने पक्का कुछ ना कुछ अपने जन्म में, इस जन्म में कुछ ना गुनाह किए होंगे। मेरा जो रहबर है, पैगंबर है, वो कहते हैं कि जो भी गुनाह करे हुए हैं इसी जन्म में खत्म कर दो। इसी जन्म में वो मेरे गुनाह खत्म कर रहे हैं ताकि अगले जन्म में उनके चरणों में मेरी जगह मिल जाए, मेरे को जगह मिल जाए। दिस वाज द आंसर। और अगर हमें थोड़ी सी मुसीबत पड़ती है ना, हम कहते हैं अरे भगवान हमारे हेल्प करने के लिए नहीं आया, भगवान ही एग्जिस्ट नहीं करता, भगवान ये है, भगवान वो है। भगवान को भी तो गालियां निकालते हैं हम सब लोग, ऑब्वियसली आपने भी निकाली होगी। लेकिन आंसर, अगर आपने किसी को परखना है, आर्नोल्ड क्या बोलता है, उसको मुसीबत में देखो वो कैसा रिप्लाई दे रहा है। कोई कंट्री मुसीबत में, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया वाज इन प्रॉब्लम इन कोरोना, लेकिन हमने फिर भी दूसरी कंट्रीज को हेल्प प्रोवाइड करी। अगर किसी कंट्री को परखना है तो उनकी मुसीबत में परखो, एंड दिस वाज एन एग्जांपल दैट वाज गिवन। चलो कमिंग बैक, एकदम तो सब कुछ हुआ नहीं होगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 की जो बात हो रही है, तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, मल्टीपल थिंग हैज बीन देयर। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, एक बात तो श्योर है
कि इतना सबको पता कि इस टाइम पे इंडिया में अंग्रेजों का राज हो चुका था. इट वॉज द ब्रिटिशर्स फॉर एग्जाम्पल हु रूल वॉज कॉन्टिन्यूसली गोइंग ऑन इन इंडिया. उसको हम अलग तरीके से कवर करेंगे. तो अगर देखते हैं कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, कि रिवोल्ट हुआ ही क्यों, क्या पता ऐसे ही बच जाता. द फर्स्ट थिंग इज नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल. कि ब्रिटिश रूल था कैसा, एसेंशियल है. इट इज ऑलवेज एसेंशियली एक्सप्लॉयटेटिव. द नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल कैसा था, इट इज एसेंशियली एक्सप्लॉयटेटिव. कुछ भी इन्होंने करना है, चाहे वो सोशल पॉलिसी है, चाहे वो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी है, चाहे वो ब्रिटिश की पॉलिटिकल पॉलिसी है, चाहे वो ब्रिटिश की रिलीजियस पॉलिसी है, कल्चरल पॉलिसी है, इस तरीके से वो पॉलिसी बनाई जाएगी कॉलोनियल नेचर से रिफ्लेक्ट होते हुए. इस तरीके से वो पॉलिसी बनाई जाएगी कि पूरे का पूरा बेनिफिट सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही आए और किसी कम्युनिटी को कोई इसका बेनिफिट ना मिल सके. इट वॉज टू बी फॉर्मुलेटेड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. ईट एनी इकोनॉमिक पॉलिसी, एनी पॉलिटिकल पॉलिसी, हम कैसे इंडिया का पॉलिटिकल पॉलिसी कंटेक्स्ट में कैसे मैक्सिमम टेरिटरी कॉन्कर कर सकते हैं. Economic policy, what steps could be taken so that a majority of the economic benefit could be given or could be coming only to the Britishers. इन्होंने उस तरीके से सोशल पॉलिसी, हम कैसे अपने आप को सुपीरियर दिखाएं और फॉर एग्जांपल कैसे इंडियंस को इन्फीरियर दिखा सकते हैं, जैसे व्हाइट मैन बर्डन जो हम बाद में करेंगे. तो कहने का मतलब वट एवर पॉलिसीज वर बेसिकली बीइंग फॉर्मुलेटेड बाय द ब्रिटिशर वर फॉर्मुलेटेड बाय टेकिंग टू कंसिडरेशन दैट इट इज कॉलोनियल इन नेचर. कॉलोनियल नेचर का मतलब क्या होता है, इट इज एसेंशियली एक्सप्लॉयटेटिव. एंड इसी एसेंशियल एक्सप्लॉयटेटिव के कंटेक्स्ट के ही इट रिवील द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल. फॉर एग्जाम्पल हम बाद में भी करेंगे. ऑन द वन हैंड देयर वर वेरियस फेमीन्स दैट वर टेकिंग प्लेस. और फेमीन्स का हिंदुस्तान में इतना बुरा हाल हो चुका था, आप ऐसा लगा लो कि कोरोना में तो कुछ डेथ हुई नहीं है, कितने फेमीन्स, एक एक फेमीन में डेथ हो जाती थी. फेमीन हो रहा है तमिलनाडु से, और तमिलनाडु से कहां तक हो रहा है, पंजाब तक, दिल्ली तक इफेक्ट हो रहा है. इतना बुरा हाल हो चुका था देश का कि जब बच्चों की डेथ जल्दी हो जाएगी, बड़ों की डेथ बाद में होगी, कि पेरेंट्स मजबूर हो चुके थे अपने बच्चे की मांस स्किन को पका के खाने के लिए, बिकॉज खाने के लिए कुछ नहीं था. और ब्रिटिशर कह रहे हैं हम सुपीरियर हैं. अरे ऐसे कैसी सुपीरियरिटी है तुम्हारे पास जो मरते हुए के मुंह में पानी नहीं दे सकते, खाना नहीं दे सकते, देखो व्हाइट मैन बर्डन, लेकिन फिर भी अपने आप को सुपीरियर दिखाना है. कहने का मतलब क्या हुआ, इट वाज एसेंशियली एक्सप्लॉयटेटिव. कुछ पैसा खर्च नहीं करना है, और कोई भी अगर पॉलिसी अपनानी है, वी वुड बी फॉर्मुलेटिंग आवर पॉलिसीज इन सच अ फॉर्मेट दैट इट वुड बी बेनिफिटिंग टू द ब्रिटिश रूल. इससे पहले जितनी भी लोग हिंदुस्तान में चलकर आए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम एशियन टाइम्स, फॉर एग्जांपल जब आर्यंस आए थे, उसके बाद हुन्स आए थे, जब फॉर एग्जांपल टर्क्स आ गए थे, मंगोल्स आ गए थे, अदर पीपल दे केम. जब मैं एशियन टाइम्स में इंडो ग्रीक, शक्स, कुशानास, पार्थियन, मल्टीपल पीपल दे केम एंड सेटल्ड इन इंडिया. जैसे नेहरू कहते हैं लोग आते कारवां आते और हिंदुस्तान बनता चला गया. दे केम एंड सेटल्ड. वो कभी भी ये नहीं सोचा कि हम आर्यंस ने वापस जाना है. इंडो ग्रीक्स ने, कुशानाज ने, शक्स ने, पार्थियंस ने, टर्क्स ने, मंगोल्स ने कभी नहीं सोचा कि हम यार वापस चले जाएं अपने देशों में. और जिससे क्या हुआ, इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहा. क्योंकि अगर कुछ प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, डिमांड तो उसकी होगी ही होगी. कुछ फॉर हथियार बना रहे हैं, डिमांड तो होगी ही होगी. देयरफॉर द मनी ऑफ इंडिया रिमेन्ड विद देम. लेकिन इनका क्या था, जितना पैसा लूट के हमें कहां पे लेके जाना है, इंग्लैंड में. Therefore, क्यों? Because they never thought of settling in India, and therefore formulated the policies in such a context that they could be benefiting the mother country. Mother country का मतलब यहाँ पे इंग्लैंड या फॉर एग्जांपल लंदन या ब्रिटेन, उनको कैसे बेनिफिट हो सकता है. Therefore, the first thing is that आपके माइंड में एक बात, जहन में एक बात बैठ जानी चाहिए कि कोई भी पॉलिसी स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ टिल द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल, कोई भी पॉलिसी वो बनाएंगे, उनका एक नेचर एंड कैरेक्टर क्या रहेगा, इट विल बी एसेंशियली एक्सप्लॉयटेटिव, इट विल बी कॉलोनियल. कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं इस तरीके से बनाई जाएगी कि क्या ब्रिटेन को बेनिफिट हो सकता है कि नहीं हो सकता. एंड दैट विल बी द ओनली थिंग जिसके चलते हुए बनाया जाएगा. उसी कंटेक्स्ट में डिफरेंट पॉलिसीज वर बेसिकली बीइंग फॉर्मुलेटेड एंड डिफरेंट कॉजेज विल आल्सो बी देयर. फॉर एग्जांपल द इकोनॉमिक कॉज. व्हाट वाज द इकोनॉमिक, इतना क्लियर हो रहा है सबको, ऑनलाइन वालों को भी? मुसीबत, मुसीबत का मतलब होता है डिफिकल्टी.
ऑनलाइन वालों को इतना क्लियर है? चलो, second thing is, for example, the economic causes. It was the economic policies that were basically formulated by the Britisher. क्या हुआ? अगर अब से तुमने बात करी तो दोनों को अलग अलग कर दूंगा वैलेंटाइन डे के ऊपर चाहे दोनों लड़कियां ही हो अरे मजाक कर रहा हूं, मतलब कि आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, ये कहने का मतलब हुआ चलो, next is the economic policies that has been there. Various economic policies were formulated by the Britisher. नेचर क्या रहेगा? एसेंशियली एक्सप्लॉयटेटिव, दैट वुड बी देयर. इंडिया में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी. इट वॉज अ स्मॉल इंडस्ट्री दैट वर गोइंग ऑन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. व्हेन द ब्रिटिशर केम, फॉर एग्जांपल इंडिया वाले, या खास करके आपने सुना होगा कि बहुत सारे पंजाबीज कनाडा क्यों जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया क्यों जाते हैं? काम करने के लिए और मनी, पैसा कमाने के लिए. या जेलसी में चले जाते हैं, उनका बेटा गया मैं भी जाके दिखाऊंगा. दिस कुड बी द रीजन. ऑस्ट्रेलिया वाले हिंदुस्तान में आके क्यों नहीं काम करते हैं, या कनाडा वाले हैं? वहीं पे सब कुछ बढ़िया है. मतलब जहां पे चीज बढ़िया, लोग वहां पे जाने की कोशिश करेंगे. ब्रिटेन वाले हमारे पास क्यों आए? अवर इकोनॉमी वॉज कंपेरेटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग. अरे वो तो हमारी किस्मत ही, और हमारे राजे निकम्मे निकल गए. अगर मस्त होते ना हमारे बंदे, तो आजकल तो जो काम वाम करते हैं, सफाई वाई करने वाले, हमने अंग्रेजों को रखना था. चलो अच्छे से लगा इसको ठीक है. हमारे राजे निकम्मे निकल गए, नहीं तो उनका क्या हिम्मत भी हिंदुस्तान में आगे राज कर रहे. छोटा सा देश है, हमने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी दैट दे फॉर्मुलेटेड. इट वॉज द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया. टॉक अबाउट 18th सेंचुरी की जब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल रशिया का, द जार ऑफ रशिया, ही सेज दैट द ट्रेड, द कमर्स ऑफ इंडिया इज द कमर्स ऑफ द वर्ल्ड. कि एक साइड पे पूरे दुनिया का ट्रेड एंड कमर्स रख लो, और दूसरी साइड से हिंदुस्तान का ट्रेड एंड कमर्स रख लो, फिर भी ज्यादा है हमारा ट्रेड एंड कमर्स. तभी तो वो लोग हमारे पास आए थे ट्रेड करने के लिए, यार हिंदुस्तान में चलते, वहां पे जाके पैसा कमाएंगे. और क्या, जब वास्को डी गामा आया, वापस लेके गया 60 टाइम्स द प्रॉफिट ही गॉट. और हमसे लेके क्या जाते थे? मसाले, काली मिर्च, फॉर एग्जाम्पल इलायची ले गए, ये ले गए, वो ले गए. दैट वाज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इनिशियली. बाद में कॉटन, ऑल दीज थिंग्स, जब वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया, तो हम उनसे क्या लेते थे? गोल्ड. हमने काली मिर्च दे दी, सोना ले लिया. हमने इलायची दे दी, कुछ और चांदी वांदी दे दो भाई, ठीक है. लेकिन हमारी डिमांड थी ना, टू सच एन एक्सटेंट ऑफ द डिमांड दैट वाज देयर. एंशिएंट टाइम्स की बात करता हूं, बाद में तो चलो बहुत जबरदस्त हमारा और भी हो गया था. कहते अगर हमारी सिल्क की साड़ी, इंडिया की सिल्क की साड़ी के 7 लेयर्स भी डाल लेते थे ना, इतना जबरदस्त बना हुआ था, इवन दैट इट वाज ट्रांसपेरेंट. द क्वालिटी ऑफ सिल्क, अगर कोई भी कपड़ा महंगा तभी होगा ना अगर वो पतला हो रहा है, उतने अच्छे तरीके से है. इंडियन सिल्क वाज बेसिकली बैंड इन यूरोप. कहते यार ये कपड़ा डालोगे तो हम तो पूरे लुट ही जाएंगे. क्यों? बेसिकली पूरे का इतना महंगा कपड़ा होता था हमारा, और पूरे का पूरा पैसा यूरोप वाला इंडिया में आता रहता था. कहा जाता है कि अगर एक फिंगर रिंग होती है ना 7 लेयर्स कपड़े की, तो वहां से निकाल सकते थे, इतना फाइन कपड़ा हमारा होता था, सिल्क का कपड़ा. क्यों? दैट वाज द क्वालिटी ऑफ द सिल्क दैट इंडियन प्रोड्यूस्ड इन द एंशिएंट टाइम्स. और बाद में तो और भी ज्यादा इंप्रूव होता गया. चलो, कमिंग बैक, इट वाज द ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड दैट वाज बेसिकली कैरिड आउट. और उसी ट्रेड के चलते हुई ब्रिटिशर्स, फॉर फ्रेंच एंड वेरियस कंपनीज, दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया, कि यहाँ से ट्रेड करते हैं और फॉर एग्जाम्पल कुछ ना कुछ पैसा कमाने की हम कोशिश करते हैं. On the one hand, on the other hand, Indian industries were also there. इंडियन इंडस्ट्री कौन थे? जो राजा है, छोटे छोटे राजा हैं. मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने के बाद उनके कुछ ना कुछ डिमांड्स होती है, हैंडीक्राफ्ट्स बना दो जी, फॉर पानी वाला बना दो, कुछ और यूटेंसिल्स बना दो. इंडियन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स वर देयर, स्मॉल इंडस्ट्रीज वर देयर. ब्रिटिशर ने जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, दैट हैड अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इंडिया. व्हाट वाज द इंपैक्ट वाज देयर? इसको क्लब करो. एक तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, प्लस politically various kings were defeated by the Britishers.
जब हमारे राजा को उन्होंने दे वर बेसिकली डिफीटिंग, तो राजा भी गया। अब क्या वो डिमांड रहेगी वो हैंडीक्राफ्ट्स की, ट्रेडिशनल गुड्स की? नहीं। क्या गरीब बंदा डिमांड करेगा ट्रेडिशनल गुड्स को? लेकिन जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाएगा ना, तो आपको नवाबी शौक भी आने लग जाते हैं। अरे यार, कोई पुरानी गाड़ी लेकर आते हैं, पुरानी सुराही लेकर आते हैं, ये शौक होते हैं ना, तभी आते हैं जब आपके पास एडिशनल पैसा हो जाए। जब खुद ही थोड़ा बहुत काम चलाने वाला होना, तो कोई भी ये नवाबियत के शौक नहीं आते। यहाँ पे क्या था, द किंग्स दे वर डिमांडिंग वेरियस थिंग्स फ्रॉम इंडियंस, हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर थिंग्स दैट वर देयर, जिसके चलते इनका इंडस्ट्री चल रहा था, या टेम्पल्स कुछ ना कुछ डिमांड हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन वेरियस किंग्स वर डिफीटेड, तो अब दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू गिव अ रॉयल पैट्रोनेज, या बहुत लोगों को अपने काम पे नहीं रख सकते थे, जिसकी वजह से देयर डिमांड बेसिकली रिड्यूस्ड। ऑन द अदर हैंड, कुछ भी इंडस्ट्री है, आपने रॉ मटेरियल बनाना ही बनाना है। अब रॉ मटेरियल बनाना है, दो चीज है, या तो अब ब्रिटिश के पास पूरी पॉलिटिकल पावर आ चुकी है, इसका नेक्स्ट पॉलिटिकल कॉज ही करेंगे, आपको और ज्यादा दोनों इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉज लिंक करके और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। पूरे का पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के पास आ चुका था, एंड ब्रिटिशर दे आल्सो ट्राई टू कंट्रोल इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले तो इकोनॉमी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, टैक्सेस ना देने पड़े, बाहर से पैसा लाना पड़े, अदर थिंग्स दैट आर देयर। When they try to control Indian economy, तो क्या था, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। एक एशिया के कंटेक्स्ट में एक ओपियम वॉर्स आते हैं, दो ओपियम वॉर्स काफी ज्यादा मशहूर है। ब्रिटिशर व्हेन दे केम टू इंडिया, तो पैसा कहां से लाते थे, ब्रिटेन से ही इनिशियल फेज में। तो फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, ब्रिटेन से पैसा लाया, और कहां से, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट कहां से खरीदा, इंडिया से, और इनको पैसा दे दिया, और वापस जब गएंगे तो वहां पे कुछ प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। तो ब्रिटिशर स्टार्टेड थिंकिंग कि यार हम तो ऐसे कंगाल हो जाएंगे, सब कुछ ही हिंदुस्तान को देते रहे, ऑल दीज थिंग्स दैट आर देयर। इन्होंने और भी ट्रेड करने के और भी अलग अलग तरीके ढूंढे। ट्रेड वाज आल्सो बी डन फॉर एग्जांपल विद चाइना, चाइना के साथ भी यही था। इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करी गई। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया में क्या हुआ, लेट अस कॉन्कर डिफरेंट एरियाज, ऑन दोज पर्टिकुलर एरियाज विच हैव बीन पॉलिटिकली कॉन्कर्ड, वी वुड बी इम्पोजिंग लैंड टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू हम वहां से आ जाएगा, प्लस सर्टन अदर कमर्शियल टैक्सेस जो हम इम्पोज करेंगे, वहां से पैसा इकट्ठा आ जाएगा, सो दैट इंडिया के पैसे का सामान इंडिया में ही खरीदा जाए, और उसका प्रॉफिट हमें पूरे का पूरा वहां पे आ जाए। और जो पैसा हम कमाएंगे, जो इंडियन, फॉर एग्जांपल हमारे पास पैसा आ गया, मैंने इनसे खरीद लिया, और बाद में फिनिश प्रोडक्ट्स भी इनको ही बेच दिया, तो इनसे वापस भी ले लिया। दिस वाज द सिस्टम दैट वाज बेसिकली अडॉप्टेड इन इंडिया। लेकिन चाइना में एक अलग तरीके की पॉलिसी फॉलो करी, बिकॉज चाइना और बाद में जापान भी, बोथ ऑफ दीज कंट्रीज को पता लग चुका था इन यूरोपियन कंपनीज का कि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, एंड दीज कंट्रीज दे फॉलोड अ क्लोज डोर पॉलिसी, जिसका मतलब क्या होता है, हम किसी बाहर वाले देशों के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम सेल्फ सफिशिएंटली रहने की कोशिश करेंगे। चलो, अब चाइना में धीरे धीरे जब चाइना का इंपोर्ट अलग अलग ब्रिटेन में होने लगा था, एंड दे वर नॉट वांटिंग टू ब्रिंग मनी फ्रॉम ब्रिटेन, तो उन्होंने क्या किया, चाइना के लोगों को अफीम पे लगा दिया, ओपियम पे, जिसको अफीम तो समझते हो, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी ठीक है, और भी बहुत सारे काम आती है, पॉपी, ठीक है, उस पे लगा दिया। अब राजा को पता लग गया कि हमारे लोगों को अफीम की आदत ये डाल रहे हैं, और अफीम एक ऐसी आदत है जिसको छोड़ना बहुत आसान नहीं होता, तो राजे ने बैन कर दिया, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने फिर भी अंडर द ग्राउंड, अंडर द टेबल अफीम की फॉर एग्जांपल उनको सेल करते रहे, क्योंकि चाइना वाले लोग कह जाते थे भाई हमें अफीम दे दो, चाहे कैसे भी करके हम तुम्हें ये गुड्स सेल कहीं ना कहीं से निकाल देंगे। एंड ब्रिटेन एंड चाइना दे फॉट ओपियम वॉर्स जस्ट टू बैन ब्रिटिश, फॉर एग्जांपल जस्ट टू बैन द कमिंग अप ऑफ द ओपियम। ब्रिटिशर वाले कहा जाता है ना, यू सन डज नॉट सेट इन ब्रिटेन बिकॉज यू कैन नॉट ट्रस्ट अ ब्रिटिशर इन द डार्कनेस, कभी भी आपके पेट के ऊपर चूल्हा मार सकते हैं, ये फितरत रही है। जैसे आपको बताया था इंसान की फितरत का पता लगता है, तो ब्रिटिश की ये फितरत है कि कभी भी आपकी पेट के ऊपर वो चूल्हा मार सकती है। When the various political areas were conquered, उन्होंने इकोनॉमिक के कंटेक्स्ट में इंडिया में टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया। टैक्सेस से फॉर एग्जांपल उनके पास पैसा आ गया, नेटिव रूलर्स फॉर एलिमिनेटेड, देयर वर गुड अमाउंट ऑफ टैक्सेस दैट वर इम्पोज्ड, एंड उसके बाद क्या होगा, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका, दे नीडेड रॉ मटेरियल, इनको रॉ मटेरियल मिलेगा। रॉ मटेरियल कुड बी गिवन फॉर टू थिंग्स, या तो इंडियन इंडस्ट्री को जा सकता है स्मॉल इंडस्ट्री, और इट कुड बी गोइंग टू ब्रिटेन। ब्रिटिशर किसको चाहेंगे कि वो जाए,
ब्रिटेन को। देयरफॉर इन्होंने क्या किया, दे ट्राई टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस थिंग्स आल्सो। एंड प्रोडक्शन कंट्रोल करने की कंटेक्स्ट में क्या हुआ, दीज इंडियन इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल वर नॉट इन अ पोजीशन टू हैव द रॉ मटेरियल, जिसके चलते हुए ही फॉर एग्जांपल धीरे धीरे इनका डिक्लाइन भी हो गया। ऑन द वन हैंड ब्रिटेन में ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने लग गया था, दैट हैड अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इंडिया, जिसके चलते हुए इंडियन इंडस्ट्रीज कंपेरेटिवली धीरे धीरे डिक्लाइन भी होने लगी थी। सेकेंडली, the quality of the goods that were handmade on the one hand in India and machine made goods सस्ते होंगे और दिखने भी फॉर एग्जांपल अच्छे होंगे, तो इंडियंस ने भी उसको प्रोक्योर करना शुरू कर दिया, जिसके चलते इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल टोटली डिक्लाइन हो गई। फॉर एग्जांपल देयर आर, किसी के पास 10 एकड़ ऑफ लैंड है एंड 5 भाई हैं काम करने के लिए, एक बंदे को कितना आएगा, पांचों भाई आपस में अच्छी बनती थी। दे टुक अ डिसीजन कि यार ऐसा करते हैं, हम 2 लोग हैं पूरे के पूरे 10 एकड़ में कल्टीवेशन करते हैं, आप लोग क्या करो, कहते हम आप लोग चले जाओ शहर में, वहां पे एक स्मॉल इंडस्ट्री लगा लो और हमारी फैमिली की ओवरऑल इनकम बढ़ जाएगी, इसकी इनकम हम आपको देते रहेंगे। सेटलमेंट हो गया, फाइन। काफी अच्छे समय तक ये सिस्टम चलता रहा। बाद में ब्रिटिशर के आने के बाद दिस सिस्टम, दिस इंडियन द स्मॉल इंडस्ट्रीज दैट वर देयर, दे डिक्लाइंड। अब ये 3 लोग कहां पे जाएंगे वापस, अगेन दे वुड बी कमिंग टू एग्रीकल्चर। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि पहले 2 लोग 10 एकड़ कर रहे थे, अब फॉर एग्जांपल 5 लोग 10 एकड़ करने लगे। जब 5 आपस में फॉर एग्जांपल 15-20 साल के बाद भाइयों में लड़ाई भी हो गई, 10 एकड़ की प्रोडक्शन ज्यादा होगी या 2-2 एकड़ की प्रोडक्शन ज्यादा होगी? When 2 acres the production will be less, सबकी प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल ओवरऑल कलेक्टिवली कम होगी। इसके ही फॉर एग्जांपल 4 बच्चे हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड टुक प्लेस। अब लैंड के टुकड़े हो गए, जिसके चलते हुए प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल कंपेरेटिव डिक्लाइन। देयरफॉर ऑन द वन हैंड हम लैंड वाला कॉज अलग से करेंगे, व्हेन इंडियन इंडस्ट्रीज दे डिक्लाइंड, द पीपल हु ओन्ड स्मॉल इंडस्ट्रीज इन द सिटीज दे शिफ्टेड टुवर्ड्स द रूरल एरियाज एंड दैट लेड टू फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ द लैंड्स, जिसके चलते हुए प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल कंपेरेटिवली कम होगी। इतना क्लियर है सबको? पक्का? ऑनलाइन वालों को भी? नेक्स्ट, व्हेन देयर वुड बी, एक चीज और साइमल्टेनियसली चलेगी, दैट इज कमर्शियल। अब 2-3 पॉइंट्स आप साथ में लेके चलो। ऑन द वन हैंड इट विल बी द डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज, these people they shifting to the rural areas and that leading to the फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड, जिससे जमीन के फॉर एग्जांपल टुकड़े हो गए। इतना क्लियर है सबको? सिंपल सा कंसेप्ट है। चलो, सेकंड थिंग, इंडस्ट्रीज आर देयर, दे वुड बी नीडिंग फूड क्रॉप्स और फॉर एग्जांपल कमर्शियल क्रॉप्स, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। दे वुड बी नीडिंग दैट पर्टिकुलर क्रॉप। अब ब्रिटिशर बोलते यार आप तो पागल हो, इंडियंस को बोलते, कहते भाई जी बताओ क्यों पागल हैं हम? कहते आपको खेती करनी नहीं आती, जैसे अडानी कहते हैं, हम बताते हैं हम खेती कैसे करनी है, ठीक है। अब तुम्हें बताता हूँ अडानी वाले क्या कहते हैं। क्या हाल चाल है भाई का, अडानी भाई का? मोदी साहब को पता है? चलो करो, कोई वक्त तो नहीं है ना भाई? अगर रहो तो मारना मत। ऐसी क्लास में ऐसे ही चलेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या था, मैं भी भूल गया। डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज टुक प्लेस, जिसको हम अल्फिया समझा रहे थे। चलो कमिंग बैक नाउ, ऑन द वन हैंड इट इज फॉर एग्जांपल व्हीट इज ग्रोन, ऑन द वन हैंड फॉर एग्जांपल इट इज कॉटन और फॉर एग्जांपल जूट दैट इज ग्रोन। ब्रिटिशर वाले बोलते, इसको ध्यान से सुनो, ब्रिटिशर वाले बोलते कि यार आप व्हीट ग्रो करते हो, दोनों से महंगा कौन सा होता है? ये महंगा, ये सस्ता, ऑब्वियसली आज के टाइम पे भी यही है। कहते हाँ व्हीट ग्रो करते हैं, कहते क्या रेट है? कहते फॉर एग्जांपल रुपीज, जस्ट एन एग्जांपल 10 पर क्विंटल। कहते ये क्या रेट है? कहते रुपीज 40 पर क्विंटल।
बैकग्राउंड याद रखना, इंडियन इंडस्ट्रीज हैव डिक्लाइंड, वो माइंड में तभी ये पूरा का पूरा आपको पॉइंट समझेगा, ठीक है। दे फॉर एग्जाम्पल ये चीज आपका करो, ब्रिटिशर वाले बोलते यार तुम्हें ये प्रॉब्लम है ना, वी शुड स्टार्ट ग्रोइंग कमर्शियल क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ द फूड क्रॉप्स। कहते यार ये आइडिया तो किसी ने दिया नहीं आज तक हमें। कहते ठीक है, कहते लेकिन कमर्शियल क्रॉप के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, सीड्स के लिए। अंग्रेज बोलते हमारे बंदे हैं ना गांव गांव में बैठे विलेज बनिया, ठीक है, इनसे पैसा ले लो। कहते यार ये भी तुमने सही बोला, इनसे पैसा ले लेते हैं एंड वी विल स्टार्ट ग्रोइंग कमर्शियल क्रॉप्स। उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो कर ली, कमर्शियल क्रॉप्स फॉर एग्जांपल ग्रो कर ली विद द एश्योरेंस कि आप हमें बेचोगे, दूसरे तो अभी थे नहीं इतना, जहां जहां पे ब्रिटिशर का कंट्रोल था। कहते जनाब आपको ही बेचेंगे और हमने किसको बेचना है। तो आपने 5 एकड़ थे आपके पास, 5 एकड़ में 1 एकड़ में वीट कर लिया और फॉर एग्जांपल 4 एकड़ में आपने कर लिया कॉटन कि हम इसकी खेती करते हैं। फाइन, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन वेरी वेल। अब ब्रिटिशर वाले बोलते कि भाई हमारा मूड चेंज हो गया, हम इसको ₹10 पे लेना चाहेंगे। अब ये करो, इसका क्या होगा जिसने ब्याज पे पैसा लेके किया हुआ है, क्या ब्रिटिशर बोलते भाई तेरी मर्जी है, देना तो दे दे, नहीं मत दे। इसके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई, इट डज नॉट हैव एनीवन अ सिंगल ऑप्शन, और कोई खरीदने के लिए नहीं है। इंडिया में इंडस्ट्रीज नहीं है, मजबूरी में फॉर एग्जांपल इनको देना ही पड़ेगा। एंड द ब्रिटिशर दे क्रिएटेड अ मोनोपोली इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। कुछ एरियाज में बाद में जाके करेंगे तीन कटिया सिस्टम, आपको कुछ एरियाज में हमारे मुताबिक क्रॉप भी ग्रो करनी पड़ेगी। दिस वाज वेरियस थिंग्स दैट वर देयर। तो चलो कमिंग बैक, तो ये किसको खरीद, अब ब्रिटिशर एज द ओनली, तो क्या किया ब्रिटिशर ने फॉर एग्जांपल आपसे पैसा, ब्रिटिशर ने आपसे चीप क्रॉप खरीद ली, आपके पास बहुत कम पैसा आया, क्या विलेज बनिया का आप रिटर्न दे पाओगे? ठीक है, आप उसका रिटर्न भी नहीं दे पाओगे। विलेज बनिया अगर आपसे पैसा आपको दे रहा है तो क्या लेगा आपसे? जमीन की कागज ले लिए, ठीक है भाई, बोल दे भाई ये तू ये अंगूठा छाप है मेरे को कर दो और कर दे। कहते भाई ठीक है, इस तरीके से फॉर एग्जांपल वो हो जाएगा। विलेज, ये क्या हुआ, इसने फार्मर ने पैसे लिए विलेज बनिया से। दो लोग हैं, ध्यान से सुनो, फार्मर पढ़ा लिखा होगा कि अनपढ़ होगा? आज भी अनपढ़ है, उस टाइम तो अनपढ़ होगा ही होगा, मेजॉरिटी अनपढ़ है। तो क्या हुआ, फार्मर इज लिटरेट एंड विलेज बनिया इज लिटरेट, और विलेज बनिया तो आपको पता ही है, उस अब जैसे मूवीज में देखते थे करप्ट बनता है, ये उल्टे सीधे सब काम करने वाला है, तो फॉर एग्जांपल वही विलेज बनिया हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल विलेज बनिया क्या करते थे, कहते भाई ठीक है, कहता यार मेरे को फार्मर बोलता पैसे चाहिए, कहता ले लो भाई जितने चाहिए, जमीन के कागजात मेरे पास दे दो। फाइन, पैसे वैसे दे दिए, जमीन के कागज भी हो गए। फाइन, जब पैसे फॉर एग्जांपल किसी से 50 रुपये लिए या कुछ भी पैसा लिया, द कैलकुलेशन दैट वाज डन वाज रॉन्ग। कैलकुलेशन ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल वो उसको बार बार करते थे। पैसा देने के बाद पैसा वापस आया, इसने कहा कहते 6 × 6 = 96, मैं तुम्हें 4 रुपए छोड़ रहा हूं, मेरे को 100 रुपए दे दो। दिस वाज द कैलकुलेशन। अब फार्मर को समझ ही नहीं आता, उसको लगा भाई ये तो पुश्तों से हमारा इनके साथ जान पहचान है, ये थोड़ा मेरे साथ झूठ करेगा। बन क्या था, इसने पैसा क्या लिया, 6 × 6 = 36, मैं तुम्हें 4 रुपए छोड़ रहा हूं, कितने दे देना। जब फार्मर उसको 32 रुपीज वापस देने गया, वो कहता ये तो 100 रुपए दिया था। कहता कौन सा 100 रुपया? कहता अंगूठा लगाया है। कहता जब तक 100 रुपया नहीं दोगे तब तक तो मैं तुम्हें काम नहीं करूंगा। कहता ठीक है। कहता मैं तुम्हें देखता हूं कहां पे जाके, चलो तुम्हें कोर्ट में देखते हैं। विलेज बनिया कहते आजा कोर्ट में देखते हैं, सब प्रूफ तो इसके पास है। विलेज बनिया और पुलिस प्लस कोर्ट, इनकी सेटिंग थी आपस में, या मेरे को लूटेंगे। तो नुकसान किसका हुआ अल्टीमेटली? इट वाज द फार्मर हु एंडेड अप लूजिंग हिज लैंड। On the one hand it was the commercialization, on the one hand it was the falling of the industries that took place, on the other hand when the crop commercialization of the crop की तरफ हम comparatively move करने की कोशिश करी तो वो भी for example automatically decline हो गया। Problem was there। क्या आप revenue pay कर पाओगे? On the one hand you have to pay a land revenue, on the other hand you have taken money on, for example आप ब्याज पे पैसा लिया है तो वहां पे उसको रीपे भी तो करना है। ना आप ब्याज पे पैसा दे पा रहे हो, ना ब्रिटिशर का लैंड रेवेन्यू पे कर पा रहे हो। व्हाट वुड बी द अल्टीमेट रिजल्ट? द लूजिंग, द फार्मर लूजिंग ऑफ हिज लैंड।
Therefore, the Britisher was there, they tried to introduce different types of land revenue systems in India. कोई भी आ जाएगा, अलग अलग तरीके का लैंड रेवेन्यू सिस्टम तो सेटअप करेगा. They introduced different land revenue systems in India with the idea in their mind that we will be carrying out the maximum amount of exploitation of the Indians. इतना क्लियर है सबको, ऑनलाइन वालों को भी. And therefore, they introduced different types of land revenue system. One of the land revenue system is, for example, is the permanent settlement that was there. This was a settlement that was introduced in the eastern part of the country. 1790 में इसको introduce किया गया. Initially it was thought कि it will be a settlement that will be done for 10 years, लेकिन 1793 में इसको permanent कर दिया. What was the decision that was taken? Last 10 year 1780 to 1790 का ध्यान से सुनो. The production in the last 10 years were taken into account. Production in the last 10 years were basically taken into account कि कितनी कितनी production हो रही है. उसके मुताबिक हमें लैंड रेवेन्यू फिक्स करना है. अगर कोई नॉर्मल इंसान, नॉर्मल राजा होगा, दे वुड बी फिक्सिंग अ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन दैट हैज टेकन प्लेस. लेकिन आप जहन में, माइंड में याद रखो, फर्स्ट पॉइंट दैट इज द ब्रिटिशर वर कॉलोनियल इन नेचर. तो वो कैसा चूज करेंगे? जो मैक्सिमम हम इतना इंडिया से ले सकते हैं. देयरफॉर इन्होंने क्या देखा कि लास्ट 10 ईयर्स में किस ईयर में प्रोडक्शन मैक्सिमम हुई थी, दैट वाज मिक्स्ड एज फॉर एग्जांपल द परमानेंट लैंड रेवेन्यू. कि परमानेंटली आपको इतना लैंड रेवेन्यू पे करना ही पड़ेगा. ऑन एन पर्सपेक्टिव बनिया कौन विलेज हेड बना विलेज बनिया इज बेसिकली ये मनी लैंडर. आप उसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो जरूरी नहीं कि विलेज हेडमैन भी होगा. वो जिस साल में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा थी दैट वाज बेसिकली फिक्स्ड एज 1 ईयर, जिसके मुताबिक आपको लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा. दिस वाज बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट. दिस वाज अ सेटलमेंट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनिशियली व्हेन द ब्रिटिशर, कुछ समय के बाद ही इंट्रोड्यूस किया. इन ब्रिटिशर्स दे केम टू इंडिया पॉलिटिकली, जब उन्होंने कॉन्कर किया 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ, इसको हम अलग से करेंगे. When these battles were there, Britishers have been trying to fix some sort of the land revenue settlement with India. पर अभी कामयाब नहीं हो पा रहे थे. They were unable to do. कभी 1 साल का सिस्टम, कभी 2 साल का, कभी 5 साल का, कभी 10 साल का, and they try to have one permanent settlement. कैसे इंडिया में लैंड रेवेन्यू बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े. This settlement was introduced basically in the consideration कि हमें परमानेंट तरीके से we will not be needing to calculate the land revenue कि कितना लैंड रेवेन्यू इस साल है, कितना प्रोडक्शन अगले साल होगा. Because the Britisher have various administrative officers, they were only few in number. कुछ ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स उनके पास जिनके दम के ऊपर इन्होंने अपना कैलकुलेट करके रखा हुआ था. And they do not want to continuously involve these superior officers into the accounting work और किसी और आर्मी या किसी और काम में वो लगाने को तैयार थे. What was this settlement? Before coming to this कि ये permanent settlement क्या था, there was a decision that was taken, a discussion that was going on, that who is the owner of the land? जमीन है किसकी, मलकियत किसकी है? The Britisher, they got divided into 2 groups. One group was saying that it is the peasants who own the land. जो काम कर रहे हैं उनकी जमीन है. On the other hand, the another group was saying that peasants नहीं, वो तो काम कर रहे हैं, जो लैंडलॉर्ड है उनकी जमीन है. अब दोनों में आपस में डिस्कशन चल रही थी, ये पीजेंट्स की जमीन है या फॉर एग्जांपल लैंडलॉर्ड्स की जमीन है. अब ब्रिटिशर का आपका जो पुराना कल्चर होता है ना, आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है. वहां पे क्या होता है, द सिस्टम दैट वाज गोइंग ऑन इन ब्रिटेन में क्या था कि जमींदार की लैंड है, बाकी पीजेंट्स उसके ऊपर काम करते हैं. इंडिया में सिस्टम उल्ट था. इंडिया में पीजेंट की लैंड थी और जमींदार की भी लैंड होती थी. तो हमने क्या किया, जस्ट विद द सिग्नेचर ऑफ अ पेन, ऑफ अ स्ट्राइक ऑफ अ पेन, क्या हुआ, पूरे के पूरे पीजेंट से लैंड लेके किसको दे दी, जमींदार को ले दी. एंड सेड दैट आज के बाद जो इस ओनर ऑफ लैंड इज जमींदार एंड नॉट द पीजेंट. ब्रिटिशर ने ऐसा क्यों किया? On the one hand, they were unable to understand our culture.
ऑन द अदर हैंड वो एक के साथ डील करना उनके लिए आसान था, इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीजेंट्स, ये एक भाई तेरा लैंड रेवेन्यू, तेरा लैंड रेवेन्यू, तेरा उन्होंने सोचा कि एक से ही कर लेते, अपने आप कलेक्ट करते रह गए। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू द जमींदार टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू एंड डिपॉजिट द लैंड रेवेन्यू। अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, ये आज के बाद ये 1000 एकड़ हुआ तेरा, and continuously if you keep on depositing the land revenue, the land will be belonging to you। और अगर तुम लैंड रेवेन्यू डिपॉजिट करने में फेल हो गए तो तुमसे जमीन लेके किसी और को ऑक्शन में दे दी जाएगी। क्या है? ऑक्शन में दे दी जाएगी। ऐसा नहीं कि बोली लगाई जाएगी कौन इससे ज्यादा लैंड रेवेन्यू पे कर सकता है। चलो Therefore, the permanent settlement that was introduced, land was taken away from the peasant, given to the zamindar, and the zamindars or the landlords, they had a responsibility to collect the land revenue, और जो land revenue collect करेंगे इनका शेयर कितना बनेगा? फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा शेयर मिल गया 89%, जो फॉर एग्जाम्पल हो जाए किसका चला गया? वो ब्रिटिशर का फॉर एग्जाम्पल उनके पास चला गया। इनको कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके फॉर एग्जाम्पल इनको डिपॉजिट करना है। दिस वाज सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द रीजन ऑफ बंगाल एंड फॉर एग्जाम्पल अदर थिंग। परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट का मतलब कि इसके बाद लैंड रेवेन्यू इंक्रीज नहीं किया जाएगा, दैट मींस परमानेंट। तो क्या हुआ? देयर वाज सर्टेन, एक तो फर्स्ट थिंग डिस्कशन दैट केम आउट इन द ब्रिटिश क्लब वाज दैट लैंड बिलोंग टू हुम, क्या पीजन को बिलोंग करती है या फॉर एग्जांपल लैंडलॉर्ड को बिलोंग करती है। तो डिसीजन क्या लिया गया? द लैंड बिलोंग टू द लैंडलॉर्ड एंड पीजेंट्स आर मेयरली वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड, इसके ऊपर काम किया गया। सेकंड थिंग, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कौन करेगा? हम खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे फॉर एग्जांपल, इसलिए लैंड रेवेन्यू कितना होना चाहिए? इट शुड बी द मैक्सिमम जितना फॉर एग्जांपल हम कलेक्ट कर सकते हैं, एंड बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो लेट अस मेक इट ऑल दीज थिंग्स वर सेटल्ड। अब पंगा आ गया परमानेंसी के ऊपर। अगर परमानेंट सेटलमेंट कर दिया और कल को प्रोडक्शन बढ़ गई तो therefore that got divided, the Britisher got divided again into two. Should the land revenue be permanent or it should be increasing? Initially, जो बाद में जिसे फाइनल भी कर दिया गया, the decision that was taken was that we have to make it a permanent and it should be to the maximum of the level. डिवाइड हुआ था इनिशियली, देयर वर सर्टेन पीपल हु वर सेइंग कि नहीं यार इसको 30-40 साल के बाद बढ़ा लो, लेकिन व्हाट वाज द डिसीजन दैट वाज टेकन वाज दैट परमानेंट तरीके से हो जाएगा लैंड रेवेन्यू, दैट शुड बी वन फिक्स्ड फॉर ऑल। ये पूरे का पूरा जो परमानेंट सेटलमेंट है इसके ऊपर आप मेंस का क्वेश्चन भी बनता है। द क्वेश्चन इज, लिखो परमानेंट सेटलमेंट wise permanent settlement was a wise, bold and a brave measure। हो गया ठीक है। हेलो परमानेंट सेटलमेंट वाज अ वाइज, बोल्ड एंड अ ब्रेव मेजर। इसके ऊपर आएंगे, बस क्वेश्चन ध्यान में रखना और ये चीज है। नाउ व्हाई इट इज वाइज, ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? द ब्रिटिशर दे वर सेइंग दैट यार बार बार हमें लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, देयरफॉर लेट अस फिक्स अ लैंड रेवेन्यू वंस फॉर ऑल। जो जमींदार होंगे ना, दे विल बी ए क्लास दैट वुड बी लॉयल टू अस बिकॉज उनकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर है। देयरफॉर इट वाज अ वाइज मेजर दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर। इट वाज अ बोल्ड मेजर ऑल्सो। आपने बहुत लाखों लोगों की जमीन लेके कुछ 100 जमींदार के नाम पे कर दिया है। There were every chance of a revolt that could be taking place against you. People could revolt कि यार ऐसे कैसे आपने हमारी जमीन लेके इनको दे दी है। It was bold in the consideration कि आज तक ब्रिटिशर को पता ही नहीं था कि इसका पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट क्या होने वाला है। कोई प्रेसिडेंस भी नहीं था, मतलब इससे पहले कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं था कि अगर ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करते इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। It was also a bold measure
इन द कंसिडरेशन बोल्ड क्यों था? बिकॉज देयर वर वेरियस ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वर आल्सो अगेंस्ट द सिस्टम। परमानेंट नहीं चाहिए, जमींदार को नहीं, पीजेंट को लैंड होना चाहिए। देयरफॉर इट वाज अ प्रॉब्लम, वाइज भी है, बोल्ड भी है और ब्रेव भी है, तीनों है। अब वाइजनेस की जब बात करते हैं, व्हेन दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, इट वाज सेड दैट इट वुड बी बेनिफिटिंग एवरीवन। फॉर एग्जांपल किसको बेनिफिट करेंगे? इट वुड बी बेनिफिटिंग फॉर एग्जांपल द ब्रिटिशर्स, इट वुड बेनिफिटिंग द फॉर एग्जांपल जमींदार, एंड इट वुड आल्सो बी बेनिफिटिंग द पीजेंट्स। मेंस का क्वेश्चन बनता है यहां से। ब्रिटिशर को बेनिफिट करेगा फॉर द रीजन दैट दे विल नॉट बी दे डू नॉट हैव टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू एवरी ईयर, दे डू नॉट हैव टू कैलकुलेट द लैंड रेवेन्यू एवरी ईयर, इट वुड बी अ फिक्स्ड इनकम दैट वुड बी कमिंग विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज ब्रिटिश ऑफिसर्स दैट आर देयर। और अगर नहीं पे कर पाओगे लैंड रेवेन्यू तो क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल दूसरे को लैंड हम दे देंगे। इट वॉज द बेनिफिट फॉर द जमींदार्स इन द कंसिडरेशन। जमींदार को क्या बोलते हैं भाई? जस्ट एन एग्जाम्पल, तुमने 100 क्वांटल्स प्रोडक्शन का हमारा टैक्स लगेगा, 100 क्वांटल में से 11 क्वांटल तुम्हारा है और फॉर एग्जांपल 89 क्वांटल्स किसका है? अब ये तो फिक्स था। टेक इनटू कंसीडरेशन अनदर सिनेरियो। क्या फिक्स है? 89 क्वांटल्स आर फिक्स्ड। अगर ये प्रोडक्शन 100 क्वांटल नहीं होती, ठीक है, अगर प्रोडक्शन 80 क्वांटल्स ही हो जाती है तो ब्रिटिशर का शेयर कितना होगा? फिर भी 89 ही जाएगा, तो जमींदार को अपनी जेब से देना पड़ेगा। दैट वाज द प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये प्रोडक्शन 150 हो जाती है तो भी 89 है। द फिगर वाज कंपैरेटिवली फिक्स्ड कि आपको इतना ही शेयर देना पड़ेगा। जहां फॉर एग्जांपल फिक्स कर दिया कि हमारी इनकम इतनी ही हो जाएगी। ब्रिटिशर जब उन्होंने फिक्स किया, इट वाज इन देयर माइंड कि इससे ज्यादा प्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं है जी, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल। लेकिन एक और इंसेंटिव भी था। इफ दीज जमींदार दैट आर देयर दे इंगेज और इन्वॉल्व बाई प्रोवाइडिंग वेरियस इरिगेशन फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर देंगे, दैट विल लीड टू द प्रोडक्शन, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन द फॉर एग्जांपल शेयर ऑफ दीज जमींदार, और जिसके चलते हुए ही जमींदार वुड बी कंपेरेटिवली गेटिंग रिच। जब जमींदार के पास पैसा आ जाएगा, जमींदार हैड अ ट्रेडिशनल लिंक्स विद द लोकल पीपल, तो जमींदार के लिए ये बेनिफिट हो गया। ब्रिटिशर के लिए बेनिफिट हो गया, वाइज हो गया, जमींदार के लिए बेनिफिट हो गया, बिकॉज दैट विल लीड टू इंक्रीज इन हिज इनकम। इट वाज आल्सो अ वाइज मेजर फॉर द पीजेंट्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, कहने को है। कहते जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो कुछ तो तुम्हें भी बचेगा, पूरा तो नहीं ले लेगा जमींदार। एंड जब जमींदार अमीर हो जाएगा, ही वुड बी कैरिंग ऑन वेरी स्कूल बनाएगा, कुछ और इरिगेशन करे, कुछ ना कुछ आपके बेनिफिट के लिए करने वाला है, तो उनको ये लॉलीपॉप दे दिया गया। ठीक है, जैसे विकास का लॉलीपॉप दिया हुआ है, किसने? मोदी साहब ने। ठीक है, तो वो भी चल रहा है। जो ज्यादा गुस्से मत हो ना, कभी कभी पप्पू की बात भी आएगी, हम उसकी बात भी करेंगे। ठीक है, किसी के साथ प्यार नहीं, किसी के साथ गिला नहीं। ठीक है, तो डिस्कशन की तरह समझाने का तरीका है। चलो, कमिंग बैक, therefore it was said that this measure is comparatively wise measure। तो क्वेश्चन क्या बनता है? परमानेंट सेटलमेंट वाज अ वाइज, बोल्ड एंड अ ब्रेव मेजर। तो ये आपको फॉर एग्जांपल लिख के लाना है कल को, ठीक है, और उसके ऊपर करेंगे हम कंटिन्यू। चलो, तीनों के लिए बेनिफिट था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी आने लगे। If the production has increased, it is very good, लेकिन majority of the time the production was less only, and जमींदार के पास इतना पैसा नहीं होता था कि for example continuously वो देते रहे, and that affected the Britisher also। And there was one clause that were there जिसने बहुत ज़्यादा impact किया, that was for example the sunset clause। बोल्ड का ऑनलाइन वाले सबमिट करेंगे, आप असाइनमेंट सेक्शन बना हुआ है आपके लिए, तो वहाँ पे कर दीजिए। बोल्ड का मतलब हुआ कि आप अपने लोग भी कुछ अगेंस्ट थे, फिर भी आपने इम्प्लीमेंट किया, प्लस फॉर एग्जांपल इट देयर वाज अ चांसेस ऑफ अ रिवोल्ट दैट कुड बी टेकिंग प्लेस अगेंस्ट यू, फिर भी आपने वो इम्प्लीमेंट किया है। ब्रेव और बोल्ड दोनों आ जाएगा। बोल्ड का ऐसा आ जाएगा जहां पे आपके प्रीवियस कुछ आपके पास प्रेसिडेंस नहीं है। बोल्ड एंड ब्रेव दोनों एक ही शब्द के मतलब आ जाता है, वाइज एक शब्द आ जाएगा।
बोल, अरे यार दोनों एक ही होते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द के क्या बोलते हैं, बहुवाची शब्द क्या बोलते हैं उसको? अरे इंग्लिश में तो पता है, हिंदी पूछ रहा हूँ, बहुवाची, ठीक है, तो वो भी होता है पर्यायवाची। चलो पर्यायवाची भी होती है एक ही शब्द के उस तरीके से, ठीक है। चलो बहुवाची चलो, अरे समझ गए ना चलो कमिंग बैक, पर्यायवाची होती है। सनसेट क्लॉज आज है 14 फरवरी। अरे समझाने के लिए यार, आप कहीं और ही चले जाते हो। सनसेट क्लॉज कहते अगर 14 फरवरी के शाम तक, ठीक है, आपने, अरे प्रपोज नहीं कुछ और ही चले जाता है यार माइंड, अगर हैं, हाँ, अगर 14 फरवरी के सूर्य के अस्थि होता, छिपने को अस्थि, सूर्यास्त होने तक अगर आपने लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया तो आपकी जमीन आपसे लेके किसी और को दे दी जाएगी ऑक्शन में। सनसेट, अगर सूरज के एक पर्टिकुलर डेट बाद बेसिकली फिक्स, जैसे 14 फरवरी है, अगर 14 फरवरी तक शाम तक आप लैंड रेवेन्यू पे नहीं करोगे, जमींदार को बोलता है, तो आपसी जमीन आपसे लेके फॉर एग्जांपल किसी और को दे दी जाएगी। टू सच एन एक्सटेंट 21,000 तलुकादार्स इन द रीजन ऑफ अवध दे गॉट इफेक्टेड, उनसे जमीन ले ली गई और फॉर एग्जांपल आगे दे दी गई। दो शब्द आते हैं, एक है तलुकादार शब्द है, एक है जमींदार। दोनों इंपॉर्टेंट है। जमींदार मींस कंप्लीट ओनर ऑफ द लैंड। क्या सारा काम खुद ही करेगा? कुछ उसके मैनेजमेंट वाले भी रखे होंगे, ऑल दीज थिंग्स विल आल्सो बी देयर। जो छोटे जमींदार या बड़े जमींदार के अंडर जो लोग काम करते थे उनको तलुकादार भी बोला जाता है। कई कई जगह पे, कई उनको जमींदार ही बोल देते हैं, कई जगह पे उनको तलुकादार भी बोला जाता है। अब जस्ट एन एग्जांपल, इसको अच्छे से सुनो, तलुकादार का क्वेश्चन आने के चांसेस है इस साल। ये जमींदार है पूरे का पूरा ओनर ऑफ द लैंड। जमींदार बड़ा भी हो सकता है, जमींदार छोटा भी हो सकता है, कुड भी देयर। तलुकादार बेसिकली इसके अंदर वाले जो लोग हैं, कई कई जगह पे उनको तलुकादार भी बोला जाता था। तलुकादार भी कोशिश करते थे कि हम जमींदार बन जाएं। कौन नहीं कोशिश करेगा प्रधानमंत्री बनने का, ठीक है। तो मोदी साहब भी पता है कि ये चांस में है, इसको साइडलाइन किया जाए पहले तो। कि ये तलुकादार कभी चाहते थे कि हम भी जमींदार बन सकें। कैसे जुगाड़ लगाएंगे ये? जमींदार को लैंड रेवेन्यू कौन पे कर रहे हैं? कलेक्ट कौन कर रहे हैं? तलुकादार। किससे? पीजेंट से। जमींदार रहता है शहर में, तलुकादार रहता है गांव में, जिसकी सेटिंग है पीजेंट के साथ जान पे। तो पीजेंट को क्या बोलता है, भाई छोड़ो, रेंट ही देना है, 15 दिन रुक के दे देंगे। अगर 15 दिन रुक के रेंट दिया आपने तो सनसेट क्लॉज के अंदर ये जमींदार तो गया। अब ऐसे बहुत बार तलुकादार ने किया जहां पे डेलिबरेटली रेंट को विदहेल्ड कर देते थे एंड दे वर नॉट पेइंग द रेंट ऑन टाइम टू द जमींदार। इनको तो इफेक्ट ही नहीं है, आज ये जमींदार है कल को दूसरा। तो कई बार क्या होता था, जब ऑक्शन होता था तो इतने एरिया का तलुकादार जीत जाता था वो ऑक्शन। एंड तलुकादार आज ये जीत गया, कल को ये जीत गया, परसों ये जीत गया, चौथे ये जीत गया। क्या पता एक ही बंदा का आज तलुकादार है कल को जमींदार बन जाए। देयरफॉर बहुत जगह पे तलुकादार ने भी जमींदार को नीचे गिराने की कोशिश करी या जमींदार की पोजीशन लेने की कोशिश करी। क्वेश्चन कुड बी कमिंग, कई जगह पे तलुकादार और जमींदार एक इंटरचेंज शब्द आते हैं, दैट कुड बी कमिंग। सेकंड क्वेश्चन, अगर तलुकादार मींस द लोकल लेवल के ऊपर जो लैंड कंट्रोल कर रहा है, जमींदार के नीचे, उस इंसान को भी तलुकादार बोला जाएगा। क्लियर है सबको? एवरीवन, ऑनलाइन वालों को भी? कहीं ना कहीं पे तलुकादार की, क्योंकि जहां पे तलुकादारी छोटा है सीधा, उसकी जमीन कॉन्फिस्केट होगी, जमींदार की जमीन भी कॉन्फिस्केट होगी। इतना क्लियर है सबको? चलो आगे चलते हैं। तलुकादार छोटे जमींदार है, वैसा करो। जगीरदार, जगीर मींस लैंड, ओनर ऑफ द लैंड, जमींदार बोल सकते हो। देयरफॉर द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स। लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी कि लैंड रेवेन्यू फिक्स है, जिसकी वजह से वी कैन नॉट इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू। हाँ शिव, वी कैन नॉट इंक्रीज द लैंड। बहुत सारे लोग इफेक्ट हो गए थे। तो ब्रिटिशर को लगने लगा देयर वाज अ क्लास ऑफ पीपल दैट वाज देयर। क्यों?
अब 1813 में या 1810 में या 19th सेंचुरी के स्टार्ट होते हुए ही 1801 के बाद जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा था, तो वहां पे क्या था, द फोर्सेस ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, लेजर, ये क्या होता है, नॉर्मल सा शब्द है? अरे नहीं, फ्री ट्रेड, ओपन मार्केट, depends upon the demand and supply. The forces of laissez-faire was comparatively getting very strong in Britain, जिसका इम्पैक्ट हमें इंडिया में भी कंपैरेटिवली देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल कहते हैं सिर्फ जमींदार के पास ही लैंड क्यों हो, या वाई शुड वी नॉट बी इंक्रीजिंग द लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू क्यों ना इंक्रीज करे? कहते नहीं यार, जो हमें ज्यादा लैंड रेवेन्यू पे करेगा हम उसको देंगे। Therefore, on the one hand, these forces were comparatively getting very strong, the forces of demand and supply, market value, and for example, laissez-faire की policy बहुत strong थी। On the other hand, there were various critics of the land revenue policy, वो कह रहे थे यार permanent क्यों है, अगर land production बढ़ रही है तो we should be charging more। Therefore, a decision was basically taken कि आज के बाद अगर हम कहीं पे अपने आप को expand करेंगे, we will not be introducing permanent land revenue system over there, उसकी जगह पे हम कुछ और इंट्रोड्यूस करेंगे। इतना क्लियर है? अगर बंगाल, उड़ीसा और कुछ पार्ट्स ऑफ बिहार, इसके बाहर हम अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, ब्रिटिशर एक्सपैंड करेंगे, वी विल नॉट बी इंप्लीमेंटिंग द परमानेंट सेटलमेंट, वी विल इंप्लीमेंट सर्टेन अदर सॉर्ट ऑफ सेटलमेंट दैट हैज बीन देयर। क्लियर हुआ सबको? तो ये डिसीजन लिया गया। दे गॉट अ चांस एंड दे कॉन्कर द डेक्कन पार्ट ऑफ द कंट्री, सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर एग्जाम्पल वॉज बेसिकली बीइंग कॉन्कर्ड। अब वहां पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करना था, एंड देयरफॉर दे इंट्रोड्यूस अनदर लैंड रेवेन्यू सिस्टम बाय द नेम Rayatwadi settlement. This was settlement that was introduced in the Deccan part of the country. Rayat means a farmer, छोटा फार्मर, बड़ा फार्मर, कैसे भी हो सकता है। तो ब्रिटिशर बोल रहे थे पहला कि हम 11% भी क्यों दें उसको, जो बीच में जमींदार है उसको भी शेयर क्यों दें, डायरेक्टली सेटिंग कर लेते हैं उनके साथ, ये भी तो किया जा सकता है। सेकंड थिंग, हम फिक्स लैंड रेवेन्यू क्यों रखें when we can have a chance of increasing the land revenue। तो हमें एक ही बार करना पड़ेगा। कहते हैं क्या? मेजरमेंट। लिखता है लेट अस कैरी आउट अ लैंड मेजरमेंट। परमानेंट सेटलमेंट और इस सेटलमेंट में फर्क था। द डिफरेंस दैट वाज देयर, परमानेंट सेटलमेंट में बोला गया था पिछले 10 साल का जो हाईएस्ट लैंड रेवेन्यू है फ्रॉम 1780 to 1790, जो हाईएस्ट लैंड रेवेन्यू दैट शुड बी मेड परमानेंट। यहां पे अलग था, इट वाज अ सर्वे ऑफ द लैंड वाज कैरिड आउट। फॉर एग्जांपल परमानेंट सेटलमेंट में एक एग्जांपल लेते हैं, अगर परमानेंट सेटलमेंट का एग्जांपल है कि 100 एकड़ ऑफ लैंड है, क्या 100 एकड़ की 100 एकड़ लैंड इक्वली प्रोडक्टिव हो सकती है? नहीं। ऐसा भी हो सकता है 100 एकड़ पूरी प्रोडक्टिव है, ऐसा भी हो सकता है कि आधी प्रोडक्टिव हो, आधी फॉर एग्जांपल लेस प्रोडक्टिव हो, ऐसा हो सकता है पूरी की पूरी अनप्रोडक्टिव हो, या कैसे भी हो सकता है लेस प्रोडक्टिव है। तो क्या लैंड रेवेन्यू सबका सेम होगा? Therefore, they tried to improve the permanent land revenue system when they introduced, for example, Rayatwadi system in the Deccan southern part of the country, and वहां पे इन्होंने लैंड सर्वे भी शुरू किया, जिसका क्या मतलब होगा? There is a land, for example, 100 acre of land is there. हो सकता है इसमें से 40 एकड़ की प्रोडक्शन ज्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट 30 एकड़ की फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन एवरेज हो, और फॉर एग्जाम्पल 30 की प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल लेस हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देन वी शुड बी कैरिंग आउट द एवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड, एवरेज कितना बन रहा है उसके मुताबिक, क्योंकि सिंगल पर्सन के साथ है तो करना भी कंपेरेटिवली आसान था। देयरफॉर क्या था? लेट अस कैरी आउट एवरेज प्रोडक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्शन दैट हैज बीन देयर, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड दैट हैज बीन देयर। जब मेडिवल हिस्ट्री करेंगे, व्हाट इज सदन, अरे सदान नहीं, सदन, Deccan part of the country, just south part of the country। कहाँ पढ़ा रहा था? We should carry out, यार बीच में मत रोका करो,
शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। चलो कमिंग बैक, they said that whenever we would be introduced, they introduced this land revenue settlement in the Deccan southern part of the country. वहाँ पे एवरेज लिया गया, मैपिंग वॉज बेसिकली बिंग डन। बॉम्बे में इंट्रोड्यूस किया गया, मद्रास प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया गया, बर्ड एंड अदर इंपॉर्टेंट पर्सन दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ताकि इनिशियल फेज में और फिर लैंड मेजरमेंट की सर्वे तरीके से किया जाए। जो एवरेज होगा पूरे का, अगर ज़्यादा पूरे का पूरा एरिया ही प्रोडक्टिव है, देयर वुड बी फॉर एग्जांपल मोर लैंड रेवेन्यू, कम है तो कम। देयरफॉर क्या किया इन्होंने, डिसीजन क्या लिया गया, इट वुड बी द मैपिंग ऑफ द लैंड दैट विल बी डन। सेकेंडली लैंड रेवेन्यू वुड बी फिक्स्ड, कितना होगा 30 to 40 ईयर्स के बाद। उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या लैंड रेवेन्यू बढ़ाने की जरूरत है या कम करने की जरूरत है। एक बात तो श्योर है, कम करने का तो बात आएगी नहीं आएगी। इट विल बी की व्हाट वाज द, कैन देयर बी अनदर टाइप की दिस लैंड रेवेन्यू कुड बी इंक्रीज्ड। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि परमानेंट सेटलमेंट या दूसरे सेटलमेंट्स में मैपिंग वाला पोर्शन कब शुरू हुआ, इट वुड बेसिकली इन द महलवाड़ी सिस्टम, सॉरी रायतवाड़ी सेटलमेंट, जहां पे क्या कि डेक्कन पार्ट में परमानेंट सेटलमेंट की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे। दिस फिक्सिंग ऑफ द लैंड रेवेन्यू फॉर 30 to 40 years एंड देन chance of renewal or increasing of the land revenue that was introduced in the Raitwadi settlement, Raitwadi part. Rait means farmer, a direct settlement was basically done with the farmer. But because of the colonial nature of the British rule that was there, the land revenue that was fixed was comparatively very high. जिसके चलते हुए फार्मर्स दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू पे द लैंड रेवेन्यू। कहीं पे फेमीन आ गया या कुछ और आ गया तो लैंड रेवेन्यू पे करने में कामयाब नहीं हो पड़े। एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एकड़ वर लैंड वर लाइंग वेकेंट। एंड द फार्मर्स, द विलेजर्स, उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं हो रही थी कि अपना गुजारा भी कर सके, दे लेफ्ट एग्रीकल्चर एंड दे मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। एग्रीकल्चर छोड़ के चले गए, अपने खेत में छोड़ के चले गए कि ऐसे प्रोडक्शन करने का भी क्या फ़ायदा अगर हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा तो। Therefore, thousands of acres of land in the southern part of the country, hundreds of acres, they were lying vacant. Ultimately, किसको affect हुआ, ब्रिटिशर को। Therefore, Britisher took a decision कि no doubt the settlement was comparatively good from the British perspective, but because it was done individually with a farmer, तो वो कहता जब दिल करे बोलता हम नहीं प्रोडक्शन कर रहे जी, वो गांव छोड़ के चले जाते थे। It became comparatively very difficult to trace that particular peasant। तो क्या बोला, आज के बाद अगर हम कहीं पे अपने आप को एक्सपेंड करेंगे, then we will not be fixing in the land revenue individually on the basis of the rice or anything. Therefore, when the Britishers they conquered the central part of the country, जैसे कुछ एरिया मध्य प्रदेश वाला हो गया, कुछ एरिया फॉर एग्जांपल यूपी वाला हो गया, जब वहाँ पे एरिया कॉन्कर किया गया, दे इंट्रोड्यूस्ड एन अनदर सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू नोन एज फॉर एग्जांपल महलवाड़ी। महल मीन्स विलेज। सेंट्रल इंडिया में कई फॉर एग्जांपल विलेजेस को महल भी बोला जाता है। देयरफॉर द लैंड रेवेन्यू फिक्स किया जाएगा मैपिंग के थ्रू ही। इट वुड बी फॉर 30 to 40 years। लेकिन एक चेंज इंट्रोड्यूस कर दिया गया था दैट नाउ द लैंड रेवेन्यू विल बी फिक्स्ड फॉर द विलेज एज अ होल। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल फार्मर के लिए होगा, विलेज के ऊपर होगा। क्यों? बिकॉज विलेज में अगर 100 लोग रहते हैं, ऐसा तो नहीं कि पूरे के पूरे लोग ही छोड़ के चले जाएंगे, हो सकता है 100 में से 10 लोग चले जाएंगे, तो जो 90 बच गए इनको बोलते थे इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनकी जमीन के ऊपर तुम खेती करोगे और हमें लैंड रेवेन्यू दोगे। द लैंड रेवेन्यू वॉज बेसिकली फिक्स्ड फॉर द विलेज एज अ होल। तो महलवाड़ी सेटलमेंट जिसमें क्या था, मैपिंग वाला पोर्शन रहेगा, जिसमें द लैंड रेवेन्यू कुड बी इंक्रीज्ड फॉर 30 to 40 years, आफ्टर 30 to 40 years, एंड इट वाज आल्सो फिक्स्ड फॉर द विलेज एज अ होल। दिस वाज थर्ड सेटलमेंट दैट वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके चलते हुई इट वाज अटेम्प्ट वाज बेसिकली बीइंग मेड कि कैसे इतना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू, तीनों के तीनों लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स में, चाहे परमानेंट था, चाहे फॉर एग्जाम्पल उसका रायतवाड़ी था, चाहे वो महलवाड़ी सेटलमेंट था, इट वॉज इन ऑल दीज सेटलमेंट दैट द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड एट अ वेरी हाई लेवल, जिसके चलते हुई कहीं पे पीजेंट्स फेल हो गए लैंड रेवेन्यू पे करने, राइट्स फेल हो गए, कहीं पे पूरे का पूरा गांव ही फेल हो गया, कहीं पे जमींदार फेल हो गए। देयरफॉर देयर वाज अ ग्रज दैट वाज डेवलपिंग अमंग द कॉमन मासेस और फॉर एग्जांपल द जमींदार अगेंस्ट द ब्रिटिशर कि तुम्हारी वजह से हम सब कुछ इफेक्ट हो रहे हैं। देयरफॉर एक एंटी ब्रिटिश फीलिंग कंपेरेटिवली डेवलप हो रही थी इकोनॉमिक कॉजेस की वजह से भी। इतना क्लियर है ऑनलाइन वालों को भी?
बोलो। So Mahilwari system was introduced in which part of India? सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया। So after replacing Rayatwari. नहीं, रायतवाड़ी वाज इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे सदर्न पार्ट में लगा लो आप, मद्रास प्रोविंस हो गया, जब बॉम्बे प्रोविंस हो गया वहाँ पे वो चलेगा। चलो जी, गुड। एक बार इसको पढ़ो, फिर रीड द फर्स्ट कॉज और फिर उसके बाद थर्ड कॉज, सेकंड अभी करवा रहा हूँ मैं। एवरेज ऑफ द लैंड दैट अ पर्सन वाज ओनिंग। हाँ, अलग अलग एरिया में दोनों चल रहे थे। थर्ड इज इकोनॉमिक कॉज। ये परमानेंट रायतवाड़ी, इनका अलग से नोट्स आपको मिलेंगे। हो गया। बट वन स्मॉल फेवर, फ्यू इन हिंदी आइटम। ओके क्रिश, एयर पैट्रनेज मीन्स एयर पैट्रनेज। एयर पैट्रनेज तो बोला नहीं मैंने, कुछ और बोला होगा साक्षी। हाँ जी, विकास सही है। पैट्रनेज मीन्स किसी के पास काम कर, जैसे राजा के पास दरबार में बहुत लोग होते हैं। हो गया, सबको क्लियर है? चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज बेसिकली द पॉलिटिकल कॉज दैट हैज बीन देयर। Political causes of the revolt that is. Again, the nature of the British rule is basically colonial, which means essentially exploitative. Therefore, they would be formulating all the political policies by taking into consideration कि कैसे हम maximum exploit कर सकते हैं Indians को. What different methods could be there so that maximum amount of maximum area could be brought under the British control. या कैसे हम ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपैंड कर सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, अगर बंगाल के बाद सदर्न पार्ट कॉन्कर किया है तो कुछ ना धोखाधड़ी तो करी होगी, उसके बाद डेक्कन पार्ट या अदर पार्ट को कॉन्कर किया, कहीं ना कहीं तो धोखाधड़ी भी करी होगी, या कहीं कहीं जीत गए होंगे, कुछ और भी पॉलिसीज होंगी। देयरफॉर दे फॉलोड एंड अडॉप्टेड डिफरेंट मेथड्स दैट वर देयर। वन ऑफ द मेथड दैट वाज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिशर टू एक्सपैंड देमसेल्फ, इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आने वाले फिर चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। फर्स्ट इज पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस।
इसका मतलब ऑफ रिंग फेंस, है? जैसे आप किसी भी फोर्ट में अगर गए हो तो किसी के साथ जाते हो ध्यान नहीं होता भी फिर भी अगर कभी देखा हो तो ठीक है, किले के चार दीवारी के बाहर फॉर एग्जांपल एक पानी चल रहा होता है, पानी के लिए जगह बनी होती है, वो इसलिए होती है ताकि आपके ऊपर डायरेक्टली अटैक ना करे, पानी को नीचे बना होता है, एक नहर टाइप सा बना हुआ होता है। अरे क्यों आपस में बात कर रहे हो भाई, क्या हिंदी क्या इंग्लिश समझ आ रहा ना सबको, बट दैट इज इम्पोर्टेंट। यार मेरे को एस मिक्स ही पढ़ाना आता है, ठीक है, आई कैन नॉट बी टोटली इन इंग्लिश और टोटली इन हिंदी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो दोनों लोग ही। और क्रिश को कुछ पूछना है तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछो, इंदू अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा तो आप मत बात करो। चलो बस बढ़िया है। फिर पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, रिंग फेंस की जरूरत ही क्यों है, किसी अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने की जरूरत ही क्यों है, अटैक ना हो जाए तभी तो आप डिफेंड करोगे। ब्रिटिशर्स दे हैड कॉन्कर्ड पार्ट, फॉर एग्जांपल बंगाल में आके वो बैठ गए हैं, यहां पे फॉर एग्जांपल अपने आप को एक्सपेंड भी कर लिया है। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, ऐसे ही मिल गया हिंदुस्तान उनको बंगाल वाला रीजन धोखे से। बट बैटल ऑफ बक्सर वॉज अ प्योर बैटल, ओपन चैलेंज था कि हम ये करने वाले हैं। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, लेकिन कभी बैटल ऑफ प्लासी में जगत सेठ का रोल देखना तो आपको मजा आ जाएगा वो पढ़ के, किस तरीके मस्त तरीके से धोखाधड़ी करी थी उन्होंने। जगत सेठ, जब जगत सेठ ब्रदर्स की बात करी जाती है, जगत शब्द का मतलब वर्ल्ड, सेठ का मतलब पूरे जगत का लाला, जैसे वो नहीं कौन सी मूवी थी, अरे नहीं, अरे साउथ इंडिया की मूवी हिट हुई थी, सेकंड पार्ट भी आया था, KGF, मैं CEO इंडिया का हूं, कुछ ऐसा था ना। जगत का सेठ का इतना पैसा था इन लोगों के पास कि जस्ट एज्यूम कि आज का अडानी बुडानी तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, जगत सेठ के पास इतना पैसा था। दोनों भाइयों जगत सेठ ब्रदर्स दैट आर देयर, पूरी दुनिया को ये फाइनेंस कर सकते थे, टाइटल था जगत सेठ इनका। अगर अडानी सपोर्ट खींच ले MP से, क्या मोदी सरकार बना पाएगा? वेरी प्रैक्टिकल नहीं। हर जो भी इकोनॉमिक वाला बंदे होते हैं इनका बहुत कंट्रोल होता है यार, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो सबसे नीचे होते हैं सिविल सर्वेंट्स, उसके ऊपर होते हैं पॉलिटिकल बाबा, पॉलिटिशियंस, उसके ऊपर होते हैं बिजनेसमैन, और सबसे ऊपर बाबा, ठीक है। ये सबसे टॉप पे जो वो सब पूरा काम चलाते हैं वो रिलीजियस बंदे होते हैं, ठीक है। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ब्रिटिशर को लगा यार हम जीत तो रहे हैं लेकिन अभी सॉलिड नहीं है, देयर आर वेरियस पॉलिटिकल पावर्स दैट आर देयर हु आर अगेंस्ट अस एंड वी नीड टू डिफेंड आवरसेल्फ। कौन था आपके अगेंस्ट? फॉर एग्जांपल मराठास अटैक कर सकते हैं, यहाँ पे मैसूर वाले कर सकते हैं, निज़ाम कर सकता है अटैक, इट कुड बी अटैक दैट कुड बी टेकिंग प्लेस, डायरेक्टली आपके ऊपर अटैक हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ घर जाना था, मम्मी ने बोला भी शाम को 5 बजे आ जाना, और आप पहुंचे शाम को 7 बजे, तो मम्मी स्वागत करेगी आपका? तो आप क्या करोगे? अपने दोस्त को बोलोगे भाई तू साथ चले जा रहे मेरे, तेरी शर्म में नहीं बोलेंगे मेरे को, लेकिन कुछ होते हैं फिर भी सुना देते हैं। लेकिन ये क्यों? पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। हाँ, दोस्त को भी पिटाई हो सकती है, तेरी वजह से मेरा बेटा बिगड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि रिंग फेंस है, इसको ब्रिटिशर को लगा यार, ध्यान से सुनो, ब्रिटिशर को लगा यहां पे रहे अवध वाले, हमारे को डर है, डर इनको भी है कि इनके ऊपर मराठास, मैसूर और फॉर एग्जांपल हैदराबाद वाले ये अटैक कर सकते हैं। तो क्या इनको पंप देने लग जाते हैं कि भाई आप हम और दोनों एक ही हैं, हमारे ऊपर अटैक हो गया आप खत्म हो जाओगे, आपके ऊपर अटैक हो गया हम खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से इनको भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगी, ताकि और यहाँ पे छोटी छोटी पावर्स को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगी। आइडिया क्या था? द आइडिया वॉज कंपेरेटिवली वेरी सिंपल। अगर हमारे ऊपर अटैक होता है ना, तो पहले इनके ऊपर अटैक होगा,
वी विल बी गेटिंग सम टाइम टू प्रिपेयर अवर सेल्फ। 8-10 दिन 5 दिन मिल जाएंगे। अब अवध को हराना है, चाहे राजा निकम्मा है, फिर भी बड़ी पावर हराने में टाइम तो लगता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, दुनिया कह रही थी 5-4 दिन का काम है, खत्म हो जाएगा, वो डिले हो रहा है। क्यों डिले हो रहा है? अरे क्यों डिले हो रहा है? हैं? नहीं, इतना टाइम कैसे लग गया रशिया को? अगर ये आप भ्रम में हो ना कि डिफेंस पावर स्ट्रांग है, जहां अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, यूरोप स्ट्रांग कर रहा है, तो ये ख्याल से ये भ्रम निकाल दो। रशिया चाहे शाम तक उनको कुचल सकता है, शाम तक, अगला दिन नहीं करेंगे वो। इट इज जस्ट अ पॉलिसी दैट इज बीइंग फॉलोड बाय रशिया कि यूरोप को कंगाल कर दो सपोर्ट करते करते यूक्रेन को। आप पैसा तो लग ही रहा ना यूरोप का, अमेरिका लग रहा है, तो हम तो जाएंगे जहां नाश वहां सत्यानाश। ठीक है, हम तो डूब ही रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, द सेम पॉलिसी। उनका पैसा लग रहा है, दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। अब पूरे का पूरा वेस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया इज डिपेंडेंट अपॉन द ऑयल एंड अदर थिंग्स दैट आर देयर। और विंटर्स में, बहुत ध्यान से सुनो, विंटर्स में कभी भी रशिया को कभी कोई हरा नहीं पाया है। और रशिया बहुत अच्छे तरीके से समझता है इस बात को। अरे नेपोलियन और हिटलर आके चले गए, और ये कौन है? यूक्रेन, छोटी सी पावर। ठीक है, उन्होंने विंटर्स में रशिया का एग्रेसिवनेस और ज़्यादा बढ़ जाता है, रशिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो हो जाता है। चलो, कमिंग बैक, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। देयर वर सराउंडिंग आवर फ्रेंड्स, सराउंडिंग आवर बाउंड्री विद आवर फ्रेंड्स, so that if these Nizam of Hyderabad, or for example king of Mysore, or for example Marathas, they attacked Bengal, that is the British area, we would be getting some time for us for preparation। तो अवध को या आसपास वाली स्टेट्स को इन्होंने इकट्ठा करने के अपने साथ शुरू किया। रिंग फेंस। सेकेंड इज पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस। सब्सिडरी, कोई बड़ी कंपनी, उसका एक छोटी कंपनी सब्सिडी बन जाती है, फॉर एग्जांपल उस तरीके से क्या, ठीक है, बड़ी कंपनी, देयर विल बी अ स्मॉल कंपनी दैट विल बी पार्ट ऑफ इट। उसी तरीके से सब्सिडी अलायंस करने की भी कोशिश करी गई। जस्ट एन एग्जांपल, इसको इंप्लीमेंट, सब्सिडी अलायंस पहले बार पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस फॉर एग्जांपल वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। सब्सिडी अलायंस सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज डिवाइज्ड बाई फॉर एग्जांपल द फ्रेंच गवर्नर जनरल ड्यूप्लेक्स, और इसको इंप्लीमेंट अच्छे तरीके से वेल्सले ने किया था, वो द ब्रिटिश गवर्नर जनरल। व्हाट वाज दिस पॉलिसी? अगेन फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स यहाँ पे हैं, अवध यहाँ पे है ना, दूसरी पावर्स है, आपको यहाँ से अटैक हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, निज़ाम से कहीं से भी आपके ऊपर अटैक हो सकता है। आप अपने आप को तैयार करने की कोशिश करोगे। द किंग ऑफ अवध बाई चांस एक कमजोर राजा निकल गया, ही वॉज फॉर एग्जाम्पल एक वीक किंग। इसकी सेटलमेंट कंपेरेटिवली, अगर राजा कमजोर है, वो मान ले कि मैं कमजोर हूं, फिर भी काम चल जाता है कि भाई मेरे को दे दो माफी, और फॉर एग्जांपल दूसरों को आप भाई तुम चला लो काम, या एडमिनिस्ट्रेशन तुम चलाओ, नाम मेरे काम के ऊपर। एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करता हूं। माफी देना बहुत बड़ी बात है, किसी को माफ कर देना। बहुत कुछ सुनता रहता हूं, उसमें से एक चीज बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल औरंगजेब, अगर एशिया में कोई बहुत बड़ा क्रूअल रूलर हुआ था ना, इट वाज औरंगजेब दैट वाज देयर। लेवल ऑफ क्रूअलनेस जिसको आप देख सकते हैं। उसने गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता की शहादत हुई, माता की शहादत हुई, 4 बच्चों की शहादत हुई, जिनमें से 2 बच्चों को नीम में चिलवा दिया गया, 2 बच्चे फॉर एग्जाम्पल बैटलफील्ड में सेक्रीफाइस देयर लाइफ। अब जब सब कुछ हो चुका था, गुरु गोबिंद सिंह जी वाज इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, औरंगजेब वाज इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। गुरु गोबिंद सिंह जी ने, मेरे होम टाउन बठिंडा से एक पास ही है विलेज फॉर एग्जांपल, वहां से चिट्ठी लिखी गई बाय द नेम जफरनामा। जफरनामा मीन्स, जफरनामा एक लेटर ऑफ विक्ट्री, कि तुमने सब कुछ तबाह कर दिया, फिर भी बंदे के गुरु गोबिंद सिंह जी का एटीट्यूड देखो, लेटर ऑफ विक्ट्री लिख रहे हैं कि हम जीते हैं, तुम हारे हो। चिट्ठी मिली, चिट्ठी को लेके, दीना कांगड़ विलेज से है, दया सिंह फॉर एग्जाम्पल वो चिट्ठी लेके गए। औरंगजेब ने उस चिट्ठी का जवाब दिया, दैट इज नॉट फॉर, बहुत जगह पे आपको देखने को नहीं मिला। औरंगजेब ने चिट्ठी का जवाब दिया, उस लेटर में लिखा कि मेरे से, मैं अब बुढ़ा हो चुका हूं, बहुत बीमारियां भी मेरे को लगी पड़ी हैं, और अपनी गलती का एहसास भी मुझे हो चुका है,
और मैं चाहता हूं, उस चिट्ठी में गुरु गोबिंद सिंह जी को लिख के भेजी गई, और मैं चाहता हूं कि अगर आप जैसे कि बड़े पीर पैगंबर के मरते वक्त दीदार हो जाए ना, तो मेरे फॉर एग्जाम्पल कुछ ना कुछ गुनाह कम हो जाएंगे। अब दो स्टेचर देखो, राजा है, माफी मांग, औरंगजेब सबसे बड़ा राजा हुआ था एशिया में, कब से सबसे बड़ी पावर में से एक था वो। और गुरु गोबिंद सिंह जी जिनको सब कुछ उन्होंने तबाह करने की कोशिश भी करेगी, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने रिप्लाई दिया, कहते अगर तुम माफी मांग ली ना तुमने, तो चलो तुम्हें माफ भी कर दिया, तो हम डेक्कन में तुम्हें मिलने आएंगे, और अगर मेरे दर्शन से मेरे दीदार से तेरे पाप कम हो जाएंगे, तो हम खुद डेक्कन में चल के तेरे को दीदार देने आते हैं। यह है बंदे का माफी करने का लेवल, देखो दिस वाज देयर। तो हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जो छोटी मोटी बात आपस में लगे रहते हो ना, ट्राई टू एक्सक्यूज पीपल। बहुत लोगों से चाहने या अनचाहे से बहुत गलत काम हो जाते हैं, आपसे भी कौन सा बहुत कम हुए होंगे, ठीक है, तो उसको एक्सक्यूज करना सीखो। जो एग्जाम्पल आपको बताया है, किसी को सॉरी फील, अगर कोई दिल से माफी मांगे, इसको पेपर 4 में लिख सकते हो, पेपर 1 सोशल इश्यूज में लिख सकते हो, और पेपर ऐसे के पेपर में भी आप बता सकते हो। बहुत मेरे को नहीं लगता कि अगर और कोई ऐसे एग्जाम्पल जो आपको बता रहे हैं तो ठीक है वो बताएंगे। हाँ, अलग अलग क्लासेस चलेंगे, हर धर्म के बारे में कुछ ना कुछ बताते रहेंगे जैसे जैसे आता रहेगा, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल बी राइटिंग, योर आंसर विल बी कंप्लीटली वेरी यूनिक। कमिंग बैक, subsidy alliance system. Let us for example formulate a subsidy alliance system, means have our own people surrounding our own territory, कुछ रिंग ऑफ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का नेक्स्ट लेवल आप ऐसे समझ लो, ठीक है। नाउ व्हाट वुड बी देयर, फॉर एग्जांपल इसको बहुत ध्यान से सुनना, ये है बंगाल और फॉर एग्जांपल ये है अवध, दोनों के दोनों ही ऊपर अटैक हो सकता है। इट कुड बी फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इट कुड बी फ्रॉम द मराठाज, इट कुड बी फॉर एग्जांपल फ्रॉम मैसूर, और इट कुड बी फॉर एग्जांपल फ्रॉम द निजाम ऑफ हैदराबाद। कहीं से भी फॉर एग्जांपल आपके ऊपर अटैक हो सकता है। चलो, सब्सिडी मेरा अपना एक छोटी एरिया बना लिया, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल अटैक हो गया, किसके ऊपर हुआ, अवध के ऊपर अटैक फॉर एग्जांपल यहां से हो गया, तो ब्रिटिशर जो बंगाल में रूल कर रहे थे, दे विल बी लेंडिंग देयर फोर्स देमसेल्फ, अपने आप दे देंगे, भाई तू तो मेरा पड़ोसी है, भाई बंधु है, ये ले मैं 5000 सोल्जर तेरे को देता हूं। अवध वाला हो गया खुश, इसके कितने सोल्जर हैं, जस्ट एन एग्जांपल 15000, इसने कितने की सपोर्ट दे दी, कहता भाई सपोर्ट दे दी तेरे को, और ये बोलता, अवध वाला बोलता है ऐसी दुनिया ब्रिटिशर को गालियां निकाल रही है, इतने बढ़िया बंदे हैं, मेरे को जरूरत थी ये अच्छे पड़ोस से होते हुए फॉर एग्जाम्पल इन्होंने मेरे को सपोर्ट दे दी, फाइन, ये खुश हो गया। ध्यान रखो, अब द किंग ऑफ अवध इज अ वीक किंग, वीक किंग प्लस करप्ट किंग एंड अ करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, वो वीक है। दोबारा ये पहले बार इनके ऊपर अटैक हुआ, दोबारा फिर इनके ऊपर अटैक हो गया अवध के ऊपर, अवध वाला बोलता भाई आर्मी भेजो, कहता ऐसे ही भेज दे, कहता तुम आज भी कमजोर हो, कल को भी कमजोर ही रहेंगे। अब ध्यान से सुनो, यहां पे इट इज अ मेन आर्मी, यहां पे क्या है, सपोर्टिंग आर्मी। ध्यान से सुनो, मेन आर्मी किसकी है, अवध की, सपोर्टिंग आर्मी किसकी है, ब्रिटिशर की सपोर्टिंग आर्मी है। फर्स्ट टाइम, जब सेकंड टाइम अटैक हो रहे, कहते यार तेरे ऊपर तो हर बार कुछ ना कुछ होता रहता है, कहता क्या करें, यू सपोर्ट अस एंड वी वुड बी डिफेंडिंग यू। अब आपके बात करने का तरीका बदल गया है, क्या अब क्या उल्टा हो गया, 15000 फॉर एग्जांपल इनकी आर्मी होगी, और किसके बिहाफ के ऊपर लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहा है मेन लीड में, एंड यू पे फॉर द आर्मी एंड पे फॉर योर डिफेंस। कहते ठीक है अभी कर देंगे, मजबूरी है। तीसरे बार फिर ऊपर अटैक कर दिया, भाई फिर आपके ऊपर अटैक हो गया, किसी ने कर दिया। अब क्या होता कि फिर कहते आर्मी, कहते पैसा, पहले पैसा दो, आर्मी आ जाएगी। एंड फिर भी प्रॉब्लम है यार, बार बार अटैक होता रहता है, हम तुम्हारे एरिया में ही अपनी आर्मी छोड़ देते हैं, ये 15000 बंदे हैं ना, हम उसको 15000 को यहीं पे रोक देते हैं, फिर जब तुम्हें जरूरत होगी कर लो। कहते बदले में क्या देना पड़ेगा, तो देना क्या है, एक ब्रिटिश रेजिडेंट हो जाएगा, एक हमारा ऑफिसर अपनी कोर्ट में रख लेना, इसकी सेवा वेवा कर देना, और जो सोल्जर है इनकी फॉर एग्जांपल सैलरी दे देना। अवध वाला बोलता मैं वैसे ही हारा पड़ा हूं, मेरा का एक्सटेंड हो जाएगा, चलो ठीक है ठीक है। थर्ड टाइम इट वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज बीइंग टेकन फ्रॉम द किंग ऑफ अवध, और फॉर एनी अदर के दूसरे राजा के साथ भी इन्होंने सेम ही ट्रीटमेंट किया। इन एंड द आर्मी वाज आल्सो बीइंग स्टेशन्ड एट द प्लेस।
इनिशियल फेज में डिसीजन वाज टेकन कि हम आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी इंटरफेयरिंग टू द इंटरनल मैटर्स ऑफ द अवध, बट लेटर ऑन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पहले दिन साथ में बैठते हो और क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल होता है, 15 दिन के बाद चलो सुट्टा पीते हैं, मारते हैं, ये दारू पीते हैं, तो क्योंकि है पहले दिन से भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है, क्यों, उसका रीजन है, इनिशियल फेज में क्या होता है, आप एक्वेटेंस डेवलप करने की कोशिश करते हो, पहले दिन आप किसी के दरबार में जाओगे, आप सुनते हो क्या हो रहा है, 10 दिन के बाद परमिशन लेते हो, सर ये आपको एडवाइस कर सकते हैं, 15 दिन के बाद भाई यही करना पड़ेगा, ये सही है, मैं बता रहा हूँ तेरे को कुछ नहीं पता, दिस वाज क्यों, लेकिन यहाँ पे पैसा ले रहे हैं, एंड दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इनटू द इंटरनल मैटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर किंग। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लगा लो आप अवध का, फिर अटैक हुआ, एंड दिस किंग वाज अनेबल टू, किंग ऑफ अवध वाज अनेबल टू पे द सैलरी फॉर दीज ट्रूप्स, बिकॉज सैलरी बहुत ज्यादा थी, तो बोलते यार तेरे से सैलरी तो दी नहीं जा रही, तो मेरा जब ये पुलिस वाले भी चाहिए, आर्मी वाले भी चाहिए, तो फिर क्या करो, तो इतनी टेरिटरी हमें दे दो, territory was taken from the king of Awadh. This is what is for example explained the policy of subsidiary alliance. पहले बार अपने आप आर्मी सप्लाई कर दी, एक सब्सिडी आर्मी बन के गई, दूसरे बाद मेन आर्मी बन गई, फिर एन आर्मी वाज स्टेशन एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वाज टेकन फॉर दैट पर्टिकुलर आर्मी की सैलरी आप इनकी दो, और चौथा स्टेप में आप उनकी कुछ जमीन का हिस्सा ही उनसे ले लोगे। Therefore, this was a subsidy alliance system that was developed with the passage of time. अलग अलग जगह पे वो सब्सिडी अलायंस सिस्टम को इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेगी। क्लियर हुआ सबको, ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? पैसा तो लेंगे ना, लेकिन अपने आप ही वो हो जाएगा। सेकेंड टाइम वो डिमांड करेंगे, थर्ड टाइम आपकी एरिया में ही हम आर्मी रख रहे हैं, इनकी सैलरी दे दो। जब आर्मी का पे बहुत हाई होगी तो आप जमीन दे दो, हम खुद कलेक्ट कर लेंगे लैंड रेवेन्यू। क्या मिक्स चल रहा था, कुछ पहले था कुछ बाद में था, मिक्स चल रहा था। चलो नेक्स्ट, दो हो गया, एक होगा रिंग फेंस और दूसरा हुआ सबसिडी अलायंस सिस्टम। द थर्ड इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अरे क्या हुआ बोलो, तुम्हें भी तो सुन रहा था क्या बोल रहे थे, तभी तो हंस रहे थे। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अब तो राजा ही खत्म हो गए। ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दैट हैज बीन। लैप्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज ना होना। फॉर एग्जाम्पल इफ एनी किंग विल नॉट बी हैविंग अ लीगल हेयर, कोई बच्चा बेटा नहीं होगा तो उसकी जमीन उनसे, उनका एरिया उनसे ले लिया जाएगा। द टेरिटरी ऑफ इंडिया was basically divided into 3 different spheres of influence. एक ऐसा, ध्यान से सुनो, एक ऐसा एरिया which is outside the influence of Britisher, जिसका मतलब ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस से बाहर है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा कोई भी राजा है, किसी को भी गद्दी के ऊपर बिठा सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है कि अगर कोई लड़के के बेटा नहीं हुआ है तो उसकी जमीन, उसकी टेरिटरी ले ली जाएगी, किसी और को दे दी जाएगी। दिस वॉज अ सिस्टम दैट इज नॉट न्यू टू इंडिया, एंशिएंट टाइम्स में चल रहा था, मेडिवल टाइम्स में भी चला और मॉडर्न टाइम्स में भी फॉर एग्जाम्पल चला। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ मेडिवल टाइम्स ताकि आप कोरिलेट काफ़ी अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। इवन अकबर के टाइम के ऊपर कुछ राजपूत राजाज थे, जब उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के टाइम के ऊपर भी कुछ राजपूत राजा थे, उनके बेटे नहीं थे, लीगल हेयर नहीं था, गोद लिया हुआ था, लेकिन अगर वो परमिशन लेते थे ना कि हम इसको गद्दी पे बिठाना चाहते हो तो बिठा लो यार, जिसको भी बिठा लो, आई विल नॉट बी इंटरफेयरिंग टू द इंटरनल मैटर्स ऑफ योर। एंशिएंट टाइम्स में भी हुआ और ये चल रहा था, सिस्टम था। जरूरी तो नहीं कि हर बार लड़का होगा ही होगा, कि अब तक ना हो जाए, कैसे भी है, अदर थिंग्स दैट आर देयर, जैसे है। हाँ वो तो यार दुनिया है, इसमें क्या है, बड़ी बात है, ठीक है। जैसे जयपुर का है, तो जयपुर के खानदान में कहा जाता है कि इनके राजे के बेटा नहीं होगा आगे,
तो बेटी तो होगी, और जो भी पूरा तामझाम है बहुत ज़्यादा है उनके पास पैसा, ठीक है, तो वो आगे लड़की को ही आगे जाया करेगी। हमेशा ऐसा सिस्टम जयपुर में होता है। अभी मैं वही अभी भी वही बोल रहा हूँ। और इनके पास बहुत ज़बरदस्त पैसा है। मान सिंह एंड दीज पीपल हु वर देयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, अफगानिस्तान में लड़ाई होगी, कुछ लूटपाट के ले आते थे वहाँ से, और सब तो जाता नहीं आगे, कुछ तो अपने पास भी रखा जाएगा। आप ऐसा लगा लो कि बहुत बड़े बड़े कुएं, वेल्स आर देयर बने हुए, उस पर फेंक देते थे सोना, भी इतना ज़्यादा छुपाने के लिए जो सोना था। इंदिरा गांधी को इसके बारे में पता लग गया कि यार इनके पास बहुत सोना पड़ा है। अब इसका थोड़ा सा अज्यूम करो, ये रियल स्टोरी, अज्यूम करो कि इसको कैसे होगा। इंदिरा गांधी ने ऑर्डर इशू करना ही था, जैसे प्राइवेट पर्सेस एंड कर दो तो कुछ और नेक्स्ट था, भी जो भी सोना है वो भारत सरकार के पास फॉर एग्जांपल वो आ जाए। अब राजा को पता लग गया मेरा सोना तो जाने वाला है, इंदिरा गांधी को पेशकश करी गई कि 2 ट्रक बोल रहा हूं मैं, सोने के भर के हम तुम्हें भेज रहे हैं, कृपया हमारे सोने के ऊपर आंख ना रखी जाए। 2 ट्रक, आप खुद सोच लो कि कितना होगा, कि 2 ट्रक तो इंदिरा गांधी को ऐसे ही दे दिया था। चलो कमिंग बैक, अब पता नहीं पप्पू ने कितना बचा के रखा है। यहां पे कमिंग आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस, जो स्टेट इनके इन्फ्लुएंस में नहीं थी, ब्रिटिशर के इन्फ्लुएंस, वहां पे जिसको चाहो गद्दी पे बिठा सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला टेरिटरी। सेकंड टेरिटरी, दोज स्टेट्स विच वर फॉर एग्जांपल अंडर द इन्फ्लुएंस, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, थोड़ा थोड़ा भी नया नया, वहां पे कोई राजा नहीं हुआ, राजे के बेटा नहीं हुआ, उनको क्या बोलते थे, ठीक है यार कोई बात नहीं, आप हमारी परमिशन लो। पहले में क्या था, जिसको बिठाना बिठा लो। यहां पे क्या बोल रहे थे, आप हमारी परमिशन लो, परमिशन लेने के बाद हम तुम्हें बोल देंगे यार जिसको बिठाना बिठा लो, लेकिन एक बार फॉर्मेलिटी कर लो, परमिशन कर लो। जहां पे इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था, दोज स्टेट्स जो ब्रिटिशर ने खुद बनाई थी, जो उनके टेरिटरी में कटकर एरिया वो बना हुआ था, एंड दोज स्टेट्स विच वर अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिशर, वहां पे क्लियर कट गाइडलाइन दी गई थी कि यहां पे किसी भी गोद लाए हुए बच्चे को आगे नहीं राजा नहीं बनाया जाएगा। This was a policy that was not initially started by these kings only. Initially, earlier also, जब ब्रिटिश रूल आया चल रहा था, it was the court of directors, board of वो हम बाद में करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। 1834 में ही फॉर एग्जांपल डिसीजन ले लिया गया था कि जो स्टेट्स हमारे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस की अंडर है उनको हम फॉर एग्जांपल अडॉप्ट करने की परमिशन नहीं देंगे। दैट वाज अ पॉलिसी दैट वाज कंटिन्यूड बाय कॉर्नवालिस एंड अदर पीपल दैट वाज देयर। चलो अब यहाँ पे 3 एरियाज हैं, एक ऐसा एरिया जो आपके आउटसाइड है, एक ऐसा एरिया जो आपके इन्फ्लुएंस के अंडर है, इनडायरेक्ट है, और एक ऐसा एरिया जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस के अंडर है। इन दोनों एरियाज को इफेक्ट किया द पॉलिसी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स मीन्स अ किंग इज नॉट हैविंग अ लीगल हियर, जिसकी वजह से उनकी जमीन ले ली जाएगी, जिसको ब्रिटिशर चाहेंगे फॉर एग्जांपल उसको राजा बना दिया जाएगा। वेरियस स्टेट्स दे वर अनेक्स्ड, फॉर एग्जांपल सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, नागपुर, वेरियस स्टेट्स वर अनेक्स्ड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कि आपके कोई लीगल हेयर नहीं है, जिसके चलते फॉर एग्जांपल कर दिया, which affected the kings because उनसे टेरिटरी ले रही जाती थी, and the sentiments of the local people also। यार तुम कौन होते हो हमारे राजा को हटाने वाले। 2 करंट कंटेक्स्ट में एग्जांपल देता हूं। जब मॉडर्न हिस्ट्री में हम बाद में करेंगे, फॉर एग्जांपल द रॉयल इंडियन नेवी, या फॉर एग्जांपल सुभाष चंद्र बोस वाले, इंडियन नेशनल आर्मी वाला जो बोला गया, उनको पकड़ लिया गया, अलग अलग लोगों को। रॉयल इंडियन नेवी वाले भी थे, इंडियन नेशनल आर्मी वाले, शाहनवाज, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, मल्टीपल अदर पीपल, दे वर कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर। अब ब्रिटिशर बोल रहे थे इन्होंने हमारे खिलाफ रिवोल्ट किया है, एंड वी वुड बी गिविंग देम द पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट हैज बीन देयर, इन्होंने बोला गया। अब इंडियंस का सोचने का नजरिया ये एक अलग था, ये ब्रिटिशर है, अगर आपने हमारे खिलाफ रिवोल्ट किया है तो आपको उठा के जेल में डाला जाएगा, लॉ दैट वाज प्रिवेलिंग ऑफ द लैंड। इंडियंस बोलते यार आप कौन हो, ये सही है या गलत है, हु आर यू टू डिसाइड अपॉन कि ये आपके सही है गलत है। कहते हैं हमारे लोग हैं,
क्रांतिकारी लोग हैं, दे हैव फॉर एग्जांपल डूइंग दीज एफर्ट्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। आप आज के टाइम के ऊपर 1945, 46, 47 में आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि ये सही है कि गलत है? उन्होंने जो किया वो सही गलत का मुद्दा ही नहीं था। द इशू वाज कि आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि आप इनके ऊपर यू वुड बी सिटिंग ऑन अ जजमेंट। सेम इज द केस व्हेन द फार्म बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड। एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। इशू क्या था सेंटर को कि आप कौन होते हो इसके ऊपर लॉ बनाने वाले, दैट वाज अनदर इशू। सेम वही तो यहां पे चल रहा होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इट इज नॉट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जिसकी वजह से बच्चा नहीं हुआ, इट इज द लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द मॉरल्स ऑफ द ब्रिटिशर। उनके मॉरल्स ही इतने गिर चुके थे कि वो किसी को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। दैट वाज इट वाज लैप्स ऑफ द मॉरल्स दैट वर बेसिकली टेकिंग प्लेस, कि आपके सोचने का नजरिया या लेवल ही इतना गिर चुका है। ये तो हिंदुस्तान में वर्ल्ड ओवर चला रहा था पॉलिसी। अगर कोई बच्चा गोद करके गद्दी पे बिठा ले तो क्या हो गया? Therefore, it was not doctrine of lapse, it was the lapse of the morals on the part of the Britisher, जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल ये पॉलिसी फॉलो करेगी। 3 हो गया। थर्ड इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दैट हैज बीन देयर। इसके कुछ स्टेट्स को इनेक्स किया गया। जो स्टेट इनकी किसी कैटेगरी में नहीं आ रही थी, वहां पे क्या बोला गया? राइट टू कॉन्क्वेस्ट, कि हमारा अधिकार है लड़ना, जंग लड़ना है। When two states are there, they will always be at war with each other। जो स्ट्रांग होगा वो जीत जाएगा। जहां पे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, जहां सब्सिडी अलायंस, जहां फॉर एग्जांपल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स काम नहीं किया, वहां पे इन्होंने राइट टू कॉन्क्वेस्ट की हमारा अधिकार है अपने आप को एक्सपेंड करने का, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। एंड स्टेट्स लाइक फॉर एग्जांपल पेगू, बर्मा वाला रीजन, सिक्किम एंड फॉर एग्जांपल पंजाब, इनको फॉर एग्जांपल नेक्स्ट किया गया। दिस वाज दीज 3 स्टेट्स वर नेक्स्ट। पंजाब के बारे में कहा जाता है ब्रिटिशर के बाद अगर एशिया में किसका सबसे बड़ा एम्पायर था, दैट वाज द महाराजा रंजीत सिंह। बहुत जबरदस्त बंदा था। कभी इसके ऊपर मौका लगा तो डिस्कशन करेंगे। यू विल फॉल इन लव विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। किस तरीके से अपने दम के ऊपर अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया था, दैट वाज कंपेरेटिवली वेरी। और एक दयालु राजा भी हुआ था। और जब तक जिंदा था ब्रिटिशर ने हिम्मत नहीं करी इसकी टेरिटरी को क्रॉस करने के लिए, कभी हिम्मत नहीं करी क्रॉस करेंगे। अ डिसीजन वाज टेकन कि सतलुज रिवर बह रही है, इधर वाला टेरिटरी महाराजा रंजीत सिंह का है, इधर वाली टेरिटरी किसकी है? ब्रिटिशर की है। ना आप इधर आओगे और ना फॉर एग्जांपल हम आपकी जगह पे आएंगे। इट वाज अ डिसीजन, म्यूचुअल डिसीजन दैट वाज टेकन बाय द ब्रिटिशर्स। और चलता रहा। महाराजा रंजीत सिंह के रिलेशन में लड़की थी, वो पटियाला मैरिड थी, और पटियाला आता है इधर वाले रीजन में। आपस में हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हुआ होगा। उसने महाराजा रंजीत सिंह को बुला लिया कि भाई आके तू यार थोड़ा बहुत सेटलमेंट करवा हमारा जो भी है। महाराजा नहीं, राजघराने में मारते मारते नहीं है, क्या बात कर रहे हो यार, राजघराना है वो, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह क्रॉस्ड सतलुज एंड केम टू पटियाला, सेटलमेंट किया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल को ये खबर पहुंच गई कि महाराजा रंजीत सिंह ने ट्रीटी को ब्रीच किया है, अब मौका मिल चुका कि हम उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। कोई हमारे जैसा होगा, ये उठाओ फायदा इसका। ब्रिटिश के गवर्नर जनरल ने डिसीजन लिया, भूल कर भी कभी उसको हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत, वो इतना पावरफुल है। उनके एरिया में आके चला गया, फिर भी ब्रिटिशर की सबसे बड़ी एशिया की पावर होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हुई कि महाराजा रंजीत सिंह को पकड़ लें। और गवर्नर जनरल ने खुद बोला कि ये भूल कर भी कभी फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अटैक नहीं करना है। महाराजा रंजीत सिंह हो गया, हरि सिंह नलवा हो गया, क्या जबरदस्त फाइटर्स थे वो। हरि सिंह नलवा के बारे में हर बार बताता हूँ, शायद आपको ही बताया होगा पहले। तो जब इसको महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी आर्मी में रखा, 14-15 साल का लड़का आया था फॉर हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा वर्ल्ड के 4-5 इंपॉर्टेंट जनरल्स है ना जिन्होंने दुनिया में कुछ ना कुछ दाग, दुनिया में नॉट इंडिया, तो उनमें से पहले 4-5 में हरि सिंह नलवा का नाम आता है, जो फॉर एग्जांपल महाराजा रंजीत सिंह का कमांडर चीफ भी था। इसको लेके आए कि इसकी तलवारबाजी बहुत ज़बरदस्त है। महाराजा रंजीत सिंह बोलते चलो तलवार चला के दिखाओ। एक इसके बेड के ऊपर दीवान टाइप सा होता है ना, उसके ऊपर बिठा दिया गया, नीचे कबूतर छोड़ दिए गए, और किसने कुछ सेकंड्स तक उन कबूतरों को उड़ने नहीं दिया। कहने का मतलब क्या, वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से तलवारबाजी चलता था। हरि सिंह नलवा इतना जबरदस्त, कभी मौका मिले इसके बारे में पढ़ना। अफगान के बाद अफगानिस्तान को हराने वाला
अगर दुनिया में कोई बंदा हुआ तो ये हुआ है। ब्रिटिशर अमेरिकन इतना दम लगा चुके, क्या तालिबान वैसे का वैसा ही है? अगर तालिबान वाले किसी से डरते थे तो फॉर एग्जांपल हरी सिंह नलवा, दैट वाज इतना जबरदस्त बंदा था। जब इसकी डेथ होगी ना, अफगान्स को पता लगा कि इसकी डेथ हो गई है और चलो हम अटैक करते हैं फोर्ट के ऊपर। एक पर्सन जो हरी सिंह नलवा के साथ रिजेंबल करता था वो किले के ऊपर खड़ा कर दिया। अफगान्स, दुनिया उनको कोई नहीं हरा पाया, उसको देख के ही भाग गए। दैट वाज देयर। अफगानिस्तान में कहा जाता है अगर अफगान्स के घोड़े पानी नहीं पीते थे तो उनको ये कहते थे कि क्या तुमने कहीं हरी सिंह नलवा को देख लिया है, भी इतना डर जो तुम्हारे में। और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो कभी ना कभी मौका मिलेगा करेंगे। कमिंग बैक, ब्रिटिशर देयरफॉर पंजाब, सिक्किम एंड पेगू, इन 3 एरियाज को फॉर एग्जांपल कॉन्कर कर लिया गया। कुछ ऐसे थे जहां पे फॉर एग्जांपल रॉयल टाइटल्स थे ऑफ कार्नेटिक और फॉर एग्जांपल ऑफ तंजौर। इन दोनों को राजों को बोला गया Why the British rulers were obeying the orders of एक एग्रीमेंट हुआ था ना आरती, अंडर द एग्रीमेंट दैट वाज देयर। चलो, कार्नेटिक एंड तंजौर दैट वाज देयर। इनके राजों को बोला गया कि आप आज के बाद फॉर एग्जांपल रॉयल टाइटल, जैसे बड़े से टाइटल होते हैं ना, ये पधार रहे हैं, वो सिस्टम बंद करो कहते, ठीक है। बिकॉज इनिशियल फेज में ब्रिटिशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ध्यान से सुनना इसको। इनिशियल फेज में ब्रिटिशर जब आते थे तो परमिशन लेते थे, भाई थोड़ा सा ये ट्रेड वेड करने का मौका दे दो हमें भी। और हमारे वाले राजा थे मस्त, ठीक है, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, और बाद वाले भी उनको ट्रेड का मौका करने का दिया। बिकॉज दे वर फ्री माइंडेड पीपल कि यार ट्रेड है, कोई भी कर सकता है। बाद में ब्रिटिशर, एंड जब भी कोई राजा वहां पे कहीं पे जाता है और वो टेरिटरी ब्रिटिशर का के वहां पे आसपास है, तो ब्रिटिशर के गवर्नर को वहां पे राजे के आने के टाइम पेशकश के लिए खड़ा होना पड़ता था कि भाई मुगल राजा आ रहा है और फॉर एग्जांपल आप कुछ ना कुछ लेके, जो ब्रिटिशर का मेन बंदा होगा वो खड़ा होगा। ये ब्रिटिशर को बहुत इफेक्ट करता था। और इस सिस्टम को कि वी शुड बी स्टैंडिंग व्हेन यू आर कमिंग, इसको इफेक्ट करने की कोशिश, चेंज करने की कोशिश भी करेगी। और जैसे ब्रिटिशर को मौका मिला 1813 के बाद, वॉरेन हेस्टिंग एंड अदर पीपल, लॉर्ड हेस्टिंग के बाद इसको चेंज करने का मौका मिला, उन्होंने चेंज किया कि वी विल नॉट बी वेटिंग एंड स्टैंडिंग फॉर यू पीपल के जब आप आ रहे हो। कहने का मतलब क्या हुआ, जो वेट करेगा, जैसे जस्ट एन एग्जांपल, शादियों पे जा रहे हो, जब किसी की शादी या बारात लेके जा रहे हो तो वहां पे लड़की वाले खड़े होंगे कि बाद में आते हैं? पहले खड़े रहते हैं गेट पे माला वाला लेके? नहीं, इसको प्रैक्टिकल, एक तो रिस्पेक्ट है, लेकिन दूसरा ये भी है कि कोई आ रहा है, हमें वेट, चाहे आधा घंटा लेट भी है, 2 घंटे लेट भी है, लेकिन हम वहीं पे खड़े हैं, कोई ना कोई तो खड़ा ही होगा। मीन्स अपर एंड लोअर की बात है। लेकिन जैसे ही बाद में मौका लगता है कि चलो इसको एक्सचेंज या रिवर्स करने की कोशिश भी करते हैं, जैसे ही मौका मिले। ये टाइटल को फॉर एग्जांपल खत्म किया गया एंड इक्वलिटी की पोजीशन पे आ गए। अब ना आप खड़े हो गए, हम तो पहले नहीं होंगे, ठीक है ना। देयरफॉर इट वाज देयर, टाइटल्स वर बेसिकली टेकन अवे फ्रॉम द कर्नाटक एंड तंजौर, वहां पे है जहां पे ये मौका भी नहीं लगा। फॉर एग्जांपल अवध, अब अवध को एनेक्स करना था और अवध को क्या बोला गया, गुड टू बी गवर्नड, कि यहां पे गवर्नेंस अच्छी नहीं चल रही है, एवरीथिंग इज फाइन, बट द गवर्नेंस दैट इज गोइंग ऑन इन अवध रीजन इज नॉट फाइन। देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करप्शन दैट इज गोइंग ऑन। King Nawab Wajid Ali Khan and other, for example, they are not capable and the corruption is prevailing in military and for example the administration. Therefore हमें लगता है, कोई क्लियर कट नहीं है, हमें लगता है कि अवध के लोग, the people of अवध are demanding that there should be a change in the king. अब लगता तो मेरे को भी है कि प्रधानमंत्री बन जाऊं, लगने को क्या है, ठीक है। कहते मैं मोदी साहब को जानता हूं, वेरी गुड, मोदी साहब तुम्हें जानते हैं। हमें लगता है कि अवध की गवर्नेंस अच्छी नहीं है, therefore we should be changing the king of Awadh and conquering Awadh and providing good governance to Awadh. Therefore Awadh was next on the pretext of, for example, good to be governed. यहां पे ये भी पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ही बच गए थे बहादुर शाह। बहादुर शाह को बोला गया एंड कि आपके बाद तो भी फॉर एग्जाम्पल इसके सक्सेसर्स होने वाले हैं, his successors will be giving the royal titles and for example the royal palaces also. जो फॉर एग्जांपल कभी लाल किले के ऊपर खड़े होकर फीलिंग लेके देखना क्या जबरदस्त आती है, ठीक है, कि आप सोच रहे हैं कि मैं ही राजा हूं यहाँ का, और वो तो एशिया तक उनकी पावर थी।
इनको क्या बोला, आपके बाद जो भी आपके बच्चे राजा बनेंगे जैसे भी है, उनको हम रॉयल टाइटल्स नहीं देंगे, एंड दे हैव टू वैकेट ऑल द रॉयल पैलेसेस। अब पूरी की पूरी जब इनकी पॉलिटिकल कंटेक्स्ट की बात करते हैं, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस हो गया, पीपल वर अनहैप्पी। सब्सिडी अलायंस सिस्टम हो गया, पीपल वर कॉमन पीपल द सोल्जर्स वर अनहैप्पी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, लोगों को लगा हमारे राज्य को हटाने के तुम कौन होते हो। गुड टू बी गवर्नड, पंजाब को, सिक्किम को, पेगू को, खास करके पंजाब को तो धोखाधड़ी से फॉर एग्जाम्पल जीता गया, और पूरे का पूरा उसके लिए सब लोगों को पता था। गुड टू बी गवर्नड, आप कौन होते हो बताने वाले की गवर्नेंस अच्छी है कि नहीं है, आप हमारे राजा के टाइटल लेने वाले कौन होते हो। देयरफॉर देयर वाज अ गुड अमाउंट ऑफ एंग्विश दैट वाज डेवलपिंग बिकॉज ऑफ द पोलिटिकल स्टेप्स, पोलिटिकल डेवलपमेंट दैट वर बीइंग अंडरटेकन बाय द ब्रिटिशर, जिसके चलते हुए लोगों को लगने लगा नहीं यार, इन लोगों के खिलाफ तो हमें रिवोल्ट करना ही पड़ेगा। देयरफॉर पोलिटिकल कॉजेज आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द डेज ऑफ द रिवोल्ट नियर। इतना क्लियर है? ऑनलाइन वालों को भी पढ़ो जी इतना। बर्मा म्यांमार। क्लियर है सबको इतना? श्योर। आज के बाद नोट्स आ गए क्या नहीं बोले? कुछ नहीं। ऑनलाइन वालों को नोट्स अपलोड हो गए हैं ऑनलाइन के। ऑफलाइन जो जिसके पास नोट्स नहीं है वो कल मिल जाएंगे, कल हो जाएगा, कल ले लेना आप, कोई इशू नहीं। इनको ऑनलाइन में पढ़ लेना, जो 1-1.5 पेज ही अभी तो, उसके बाद जो टाइम लगे, ठीक है। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको कल ही मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस जैसे ही टॉपिक ये खत्म होगा। इसको देखो, हिस्ट्री इज़ वेरी सिंपल व्हेन आई एम टीचिंग, ठीक है, लेकिन इसको रिवाइज करने को टाइम लगता है। भगवान की कृपा से पढ़ाने का थोड़ा सा हुनर है, तो अच्छे तरीके से पढ़ा, और मेरे को लगता है कि आपको समझ भी आया होगा सबको, ठीक है, कि जिस तरीके से पढ़ाना है। लेकिन अरे सुन लो, अब इतना टॉलरेट किया है, 2 मिनट और कर लो, ठीक है, लेकिन इसको याद करना इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, इसके साथ ही एक सेकंड चैप्टर है, अब फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, सेकंड चैप्टर है हमारा जो आपके नोट्स में आपको मिलेगा, ट्राइबल मूवमेंट्स। ट्राइबल मूवमेंट्स में एक्सप्लेन किया कुछ ना, ट्राइबल है जो रिवोल्ट कहाँ पे हुआ, कौन उसका राजा था, व्हाट वर द कॉजेज। आप एक बार उसके ऊपर नज़र जरूर मार के आना, सो दैट कंपेरेटिवली बिकम, क्योंकि उसमें फैक्ट में बताने वाला कुछ होगा नहीं, आप उसमें एक बार जस्ट हैव अ लुक एट इट, दीज ट्राइबल रिवोल्ट्स रिवेलियंस नहीं है। ऑनलाइन में जो अगर हार्ड कॉपी नहीं मिली, बस एक ही पेज है, आप ऑनलाइन में देख लेना, सो दैट वी कैन मूव कंटिन्यूसली फॉरवर्ड, ठीक है। क्लियर है इतना सबको? थैंक यू वेरी मच। चलो जी, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल, अरे सुन लो पूरा भाई इतना भी क्या जल्दी है बताओ, अब वैसे ही कुछ तुम्हें मिलने देने वाला नहीं है, ऐसी फीलिंग में घूम रही हो भी, क्या पता वहां क्लास में बैठा रह गया, क्या पता कुछ हो ही जाता, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, मेरे को विश्वास है तुम्हारे ऊपर। चलो नेक्स्ट, फ्रॉम टुमारो देयर विल बी एन एनसीईआरटी क्लास एट 9 AM। अरे सुन ले, मिलेगा तेरे को भी कुछ नहीं ठीक है, सुबह 9 से 10 आपकी एनसीईआरटी क्लास होगी, ठीक है, और उसके बाद फॉर एग्जांपल ये 10 से लेके 12 बजे तक आपका एक क्लास होगा, तो बी देयर एट बाई 8:55 तक आप आ जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।